हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर जो हमारे प्रीवियस ईयर के ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में या फिर ज्योमेट्री के जो पेपर हुए हैं, आप उनके बारे में थोड़ा एक तरीके से वीडियोस बना दो और जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के उसके बारे में हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो कि क्या होता है, हमें किस टाइप से वो तैयारी करनी है, तो वो थोड़ा आप ब्रीफ कर दें। तो बेटा हम ये जो पोस्ट कोड है ये शायद 939 का है ना। 939 पोस्ट कोड हुआ था जे का, उसका ये पेपर है। तो इसमें देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और किस टाइप का आपको जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा था, डेसिमल नंबर सिस्टम है। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, तो उसमें सर हमारे 10 डिजिट्स होते हैं। ये हमें सर आपने बताया था कि जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है बेसिकली जी। अब आप कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक आता है। नंबर सिस्टम में हमारा क्या होता है, मल्टीपल हमारे पास क्या होते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से आता है, एक हम पढ़ते हैं बाइनरी, दूसरा हम पढ़ते हैं सर हमारा ऑक्टल, तीसरा हम पढ़ते हैं कौन सा हमारा डेसिमल, और लास्ट में जो हम पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल, है ना। हेक्साडेसिमल ये मैंने आपको जो हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी यहाँ पे ना, मैं जो सबसे बेसिक जो क्लासेस थी वहाँ पे मैंने आपको ये ब्रीफ भी किया था कि क्या होता है, क्या-क्या इनका मतलब होता है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं या फिर स्टार्टिंग के जो वीडियोज़ हैं वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करी थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं सर, हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक चलते हैं हमारे सर, 9 तक चलते हैं। तो जैसे आप इनको काउंट करोगे, क्योंकि आपका जो काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। मतलब 0 क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आप टोटल करोगे 9। तो अगर 0 से लेके 9 तक आपके पास कोई नंबर्स दे रखे हैं, तो ये टोटल कितने डिजिट्स होंगे? सर ये हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होंगे। जो एग्ज़ाम में पूछा गया था कि आपके जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? तो आप बोलेंगे सर हमारे पास 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 9। तो 0 से लेकर 9 जैसे आप काउंट करोगे, 0 पे 1 आता है ना? ये आपका 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आएगा और लास्ट में कितना आएगा आपका, 9 आएगा। तो मतलब टोटल कितने आ जाएँगे आपके पास? 10 डिजिट्स आ जाएँगे, किसके अंदर, हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, है ना। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, है ना। तो इसको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिसमें पूछी जाती हैं, जैसे यहाँ पे डेसिमल का पूछ लिया, कल को आपसे मान लेते हैं हेक्साडेसिमल का पूछ लिया, तो हेक्साडेसिमल का 16 होता है। हमारा 2 किसका होता है सर, हमारे बाइनरी का होता है। 16 हमारा हेक्साडेसिमल का होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको पढ़नी है और समझनी है ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10102 इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे बोला है कि जो आपकी एक बाइनरी वैल्यू दे रखी है, बाइनरी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1010। ओके, ये आपकी बाइनरी वैल्यू, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर यहाँ पे दे रखा है 2, तो 2 किसके लिए स्टैंड करता है, 2 स्टैंड करता है बेटा आपका, ये कौन सी वैल्यू है, ये आपकी बाइनरी वैल्यू है ना। बाइनरी वैल्यू है जो ये 2 है, 2 को हम क्या बोलते हैं, ये हम बोलते हैं इसकी रेडिक्स या फिर बेस वैल्यू। कई बार ये एग्जाम पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेस वैल्यू ऑफ अ बाइनरी नंबर, तो आप बोलेंगे सर उसका 2 होता है बेस वैल्यू या फिर रेडिक्स वैल्यू। और वैसे ही जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका कितना होता है, हमारा 10 होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या, रेडिक्स वैल्यू है, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, बेस वैल्यू बोल देते हैं। ओके, तो ये कितनी होती है, ये हमारी 10 होती है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, जिन्होंने बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, ये किसका क्वेश्चन है, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, जहाँ पे ये टॉपिक आता है हमारा कन्वर्जन का। तो वहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, बेसिकली 4 या 5 टाइप्स की कन्वर्जन होती है, बाइनरी टू डेसिमल, है ना। फिर डेसिमल टू बाइनरी, वैसे ही आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल, तो ऐसे करके आपकी कन्वर्जन्स आती हैं। तो उसका ये टॉपिक का क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो? बेसिकली सर हम क्या करते हैं, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं हम 2 की पावर 0 की, यहाँ पे देखो बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आप क्या करते हो, इसको 2 की पावर में एक तरीके से उसको इवैल्यूएट करते हो। कैसे इवैल्यूएट करते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे 1 आता है, फिर यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो 4 ही डिजिट्स हैं, तो सिर्फ हम कितने तक लिखेंगे इसको, 2 की पावर 3 तक ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल कितने बन जाएगा, 1, 2, 3, 4। और देखो 2 की पावर 0 कितना होता है? आपको ये चीज़ तो पता है ना, किसी भी n नंबर की पावर अगर 0 है तो वो कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तभी यहाँ पे 2 की पावर 0 का कितना आता है हमारे पास, डेसिमल वैल्यू हमारी 1 आती है। वैसे ही 2 की पावर 1 की कितनी आती है हमारे पास? सर यहाँ पे हमारी 2 आती है। 2 की पावर 2 कितना होता है? अगर 2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा वो? सर हमारे पास 4 आएगा। वैसे ही 2 की पावर 3 कितना आता है हमारे पास? सर यहाँ पे 8 आता है। ओके, तो इसके आगे वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आप आगे आपका 16 आएगा। इससे होता है क्या, बेसिकली आप बाइनरी नंबर में आगे बढ़ते हो, ठीक है? 0 से स्टार्ट करते हो और फिर आप क्या करते हो, आगे-आगे बढ़ते रहते हो, किसमें? पावर ऑफ 2 में बढ़ते जाते हो।
तो देखो यहाँ पे कितना आता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने डिजिट्स हैं। ये आ गई आपकी कौन-सी वैल्यू? सर ये हमारी आती है एक तरीके से डेसिमल वैल्यू, कि जब बाइनरी, ये आपकी कौन-सी रेंज आती है? सर हमारी बाइनरी रेंज आती है, कि जब आप बाइनरी को पावर्स में लेते हो, तो उसके इक्विवेलेंट डेसिमल कौन-सी वैल्यू बनती है? आपकी ये वाली बनती है। इसके लिए आप क्या करते हो यहाँ पे सिंपली, जो यहाँ पे 1010 इसको आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हो। ओके? जो आपका ये क्वेश्चन में पूछा गया था ना, बाइनरी नंबर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? बेसिकली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है और जो नंबर्स होते हैं उनको आपस में क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। सर इसका मतलब क्या, थोड़ा ब्रीफ में, थोड़ा ईज़ी वे में बता देंगे? देखो बेटा ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है? 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब देखो 1 के नीचे कितना है? हमारे पास 0 है, प्लस उसके बाद देखो 2 के नीचे कितना है? हमारे पास 1 है। उसके बाद हमारे पास जो 4 है, 4 के नीचे कितना है? हमारे पास 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर उसके उसी के बाद क्या है हमारे पास? 8 मल्टीप्लाई 1। तो इसका मतलब क्या है कि देखो इतना तो चलो बेसिक आपको पता ही होता है कि जब हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये इसका आइडिया होता है कि सर जिसको भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है? सीधा वो 0 हो जाता है। तभी जब एग्ज़ाम में हम सॉल्व करते हैं ना, तो हम 0 वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो जहाँ पे हमारा 1 होता है हम सिर्फ़ उन्हीं वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो देखो 1 पे क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका मतलब एक तो 2 आ जाएगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई 1, तो इसका मतलब 8 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास सम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना रिज़ल्ट आएगा डेसिमल का? हमारा 10 रिज़ल्ट आएगा। बाकी तो जिन बच्चों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिंपल बोलेंगे सर ये हमारे पास कौन-सी वैल्यू है? बेसिकली 10 कौन-सी वैल्यू होती है? सर ये हमारे पास 10 होती है। क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है, जो ये चीज़ होती है ना, ये इन्होंने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली होती है कि उनके माइंड में वो चीज़ बैठ गई होती है कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना होता है। तो समझ आ गया कौन-सा टॉपिक आप पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है, उसका फर्दर आप टॉपिक आता है जहाँ पे आप क्या पढ़ते हो? बेसिकली कन्वर्जन्स ऑफ द नंबर सिस्टम आप पढ़ते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर? तो भी देखो हेक्साडेसिमल नंबर आपका इनमें से कौन-सा नहीं है? आपको हमेशा याद रखना है, जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है? बेसिकली आपका 0 से लेके 9 तक तो नॉर्मली हम पढ़ते ही हैं, वो डेसिमल नंबर में आता है। प्लस इसके अलावा और क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, है ना? मतलब इसका मतलब ये टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? इसमें हमारे टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। तो 16 डिजिट्स का मतलब क्या है? बेसिकली हमारे पास 0 से लेके 9 तक तो कितने बन जाते हैं? हमारे 10 बन जाते हैं। फिर यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके हमारे टोटल कितने बन जाते हैं? 16 हमारे डिजिट्स बन जाते हैं। तो ये आपने ये चीज़ समझनी होती है और इसको क्या करना है? नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ बोला कि कौन-सा हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। ऑब्वियसली वो ऐसा नंबर होगा जिसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ के अलावा कुछ और नंबर होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बी, ए, डी, इसका मतलब सर बी भी है, ए भी है और डी भी है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी नॉट इसमें तो आएगी नहीं। सेकंड रखा है बी, ई, जी। देखो बी और ई और जी, देखो जी नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा सेकंड क्या बन जाएगा? नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। ओके? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया सर? हमारे पास जी आ गया यहाँ पे। और जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है वहाँ पे जी होता ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ़ एफ तक ही होता है। ओके? तो ये क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, बाइनरी नंबर कैन ईज़िली कन्वर्टेड इंटू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। तो जब आप क्या करते हो किसी बाइनरी नंबर को उसके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हो, तो आप कितनी पेयरिंग का यूज़ करते हो? आप 4 पेयरिंग का यूज़ करते हो। आप 4 बिट्स का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस किसके हैं? कौन से टॉपिक के हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी 5 क्वेश्चन हैं ये सारे स्टार्टिंग के। ये सारे के सारे आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक के क्वेश्चन हैं। ये सारे आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। बाकी देखो एमएसबी क्या होता है? इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके? तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा एलएसबी पूछा जाता है। ठीक है? एलएसबी क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे एमएसबी होता है ना, वैसे ही एलएसबी भी होता है। जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएँगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट? देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई भी हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पता होगा, फिर आपने ये सारी चीज़ें करवाई हैं। क्या होती है डिफ़ॉल्ट? अगर हम वर्ड की बात कर लेते हैं, तो वर्ड में जब भी आप अपना टेक्स्ट लिखते हो तो कहाँ से स्टार्ट होता है वो? सर हमारा लेफ्ट हैंड साइड से लिखना वो स्टार्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा? डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बाकी देखो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, ये बाकी चीज़ें मैंने बताई। कंट्रोल जस्टिफाई का क्या होता है? कंट्रोल जे होता है सेंटर के लिए, कंट्रोल ई हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं, कंट्रोल आर हम राइट अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल एफ हम मतलब एल हम लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं। बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि आपने जो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं वो आपके एग्ज़ाम के बिहाफ़ पे आपको कितना हेल्प कर रही हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड द सिनोनिम। देखो सिनोनिमस एंड एंटोनिमस के लिए हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली हम थीसिस होता है उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। और चलो आपका होमवर्क रहेगा कि कौन सी आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं किसके लिए, थीसिस टूल को यूज़ करने के लिए। ठीक है, जो आप इसको यूज़ करते हो इसकी शॉर्टकट कमांड मैंने आपको बताई थी, है ना। काफ़ी बच्चों ने पहले भी बताया था इसका राइट आंसर, पर जिनको नहीं आइडिया है वो भी क्या करेंगे, नीचे इसको कमेंट करके बताएंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंट्रोल बाय। देखो कंट्रोल बाय क्या काम करता है सर, हमारा रीडू का काम करता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था मूविंग द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑफ अ टेबल एंड प्रेसिंग द की विल अपेंड द न्यू रो। बेसिकली होता क्या है, इसको आप ऐसे समझ लो जैसे आप एम एस वर्ड में ना, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे साइड में। आप एमएस वर्ड में ना अपना आपने टेबल बनाया है, टेबल अपना क्रिएट किया है। ओके, ऐसे करके आपने टेबल क्रिएट किया है। और मान लेते हैं आप अभी कहाँ पे चले गए हो, आप यहाँ पे चले गए हो, आप यहाँ पे अभी अपना काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि सर इसके नीचे भी एक नई रो ऐड हो जाए, है ना, इसके नीचे भी एक नई रो ऐड हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मतलब जो आपकी रो जहाँ पे पिछली रो खत्म हुई थी ना, वहाँ पे इस जगह पे क्या यूज़ करोगे, या यहाँ पे आप एंटर की का यूज़ करोगे। तो जैसे आप एंटर यहाँ पे प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली एक नई रो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ होती है जो यहाँ पे पूछी गई थी। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके राइट आंसर, मूविंग द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑफ द टेबल एंड प्रेसिंग द एंटर की। कि यहाँ पे क्या यूज़ करते हो आप बेटा, एंटर की का यूज़ करते हो, जिसकी हेल्प से अपेंड हो जाती है न्यू रो। अपेंड का मतलब है कि बेसिकली एक नई रो वहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया क्या मतलब था इसका। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब टफ चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब एग्जाम रेलिवेंट ही होती हैं ये सारी चीज़ें। और ये एक्चुअली इसमें पूछा गया था ना। अगर हम बात कर लेते हैं वर्ड की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एंटर की का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं काफ़ी बार, तो इनको क्या करना है आपने, नोट करके लिख लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग रूलर। तो रूलर की हेल्प से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, देखो रूलर की हेल्प से आप मार्जिन भी सेट कर सकते हो, मतलब टैब्स भी सेट कर सकते हो, इंडेंट भी दे सकते हो। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉप। देखो डिफ़ॉल्ट कितनी होती है हमारे पास जब हम बात करते हैं एमएस वर्ड में। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट आपकी कितनी होती है बेटा, 3 होती हैं, है ना। या फिर आप मिनिमम बोल सकती हो 3, और मैक्सिमम आपकी कितनी होती है ये पूछा जाता है। मैक्सिमम आपकी कितनी होती है, 10 होती है, जो मैंने आपको बताया था जब हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मिनिमम आपकी 3 होती है, मैक्सिमम आपकी 10 होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रेसिंग द फिल इन द ब्लैंक कीज 3 टाइम सेलेक्ट द करंट सेंटेंस इन एमएस वर्ड। बेसिकली आप कौन सी की को 3 बार प्रेस करते हो जिससे आपका एक पूरा पूरा सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए बेटा आप कौन सी यूज़ करते हो, आप F8 की का यूज़ करते हो। ये काफ़ी अच्छी शॉर्टकट कमांड है, इसको भी नोट कर लेना जिसने नोट नहीं किया होगा, क्योंकि ये शायद हमने नहीं देखी थी पहले। तो इसको आप नोट कर सकते हो कि सर हमारे पास F8 एक शॉर्टकट कमांड होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक पूरी की पूरी जो सेंटेंस है उसको अगर हमें सेलेक्ट करना है तो F8 को हम क्या करते हैं, बेसिकली 3 टाइम प्रेस करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फीचर हेल्प यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ अ क्लिपबोर्ड एज अ टेक्स्ट विदाउट फॉर एनी फॉर्मेटिंग, है ना। देखो अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं करनी है तो इसके लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन होता है, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन होता है। ये मैंने आपको समझाया था कि पेस्ट स्पेशल में होता है क्या है, वहाँ पे जब आप पेस्ट स्पेशल यूज़ करते हो तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। एक तो नॉर्मल होता है, एक आता है मर्ज फॉर्मेटिंग का, एक आता है सोर्स फॉर्मेटिंग का, एक आता है डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग का, एक आता है आपको कि आपको सिर्फ पेस्ट करना है टेक्स्ट। ठीक है, ओनली टेक्स्ट का ऑप्शन आता है कि आपको सिर्फ टेक्स्ट ही पेस्ट करना है। तो ये सारे ऑप्शन आते हैं, तो वही लिखा था कि आपको क्या करना है कि जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट करना है पर विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन यूज़ करोगे, पेस्ट स्पेशल का आप ओनली टेक्स्ट का ऑप्शन होता है वहाँ पे, उसको यूज़ करोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। तो इनमें से कौन सा पेज मार्जिन नहीं होता है, तो देखो आपका राइट होता है, टॉप होता है, लेफ्ट भी होता है, पर सेंटर कोई पेज मार्जिन नहीं होता है ना। राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, 4 होते हैं हमारे पास। ठीक है, सेंटर की जगह अगर बॉटम लिखा होता है तो बॉटम भी हमारे पास क्या होता है, एक तरीके से पेज मार्जिन होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो सही चीज़ें सारी समझ नहीं होती आपने। फिर नेक्स्ट दे रखा था पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो ये क्या है हमारे पास सर, पेज ओरिएंटेशन है। ये आपने हमें बताया भी है, आपने कितनी बार रिपीट किया है कि पेज ओरिएंटेशन होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हमारा क्या होता है, वर्टिकल होता है, और जबकि हमारा लैंडस्केप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक इन एमएस वर्ड। तो देखो हमारे पास अलग अलग सेक्शन ब्रेक्स होते हैं, पर उनमें से ना देखो जो प्रीवियस पेज ऐसे करके कोई भी सेक्शन ब्रेक नहीं होता है
है ना? देखो इसमें नेक्स्ट पेज आता है, कंटिन्यूज़ आता है, इवन आता है और ओड आता है। कौन-कौन से आते हैं? बेसिकली हमारा कंटिन्यू आता है क्योंकि यहाँ पे नोट लिखा था ना, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे प्रीवियस पेज कोई भी नहीं होता है। ये तो आपने चलो यहाँ पे लिख लिया, पर सेक्शन ब्रेक हमारे पास कौन-कौन से आ जाते हैं? एक तो बेटा आपके पास आ जाता है नेक्स्ट पेज, ओके इसको आप लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट पेज आ जाता है जो यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन में ना, नेक्स्ट पेज आ जाता है, इसके अलावा ओड पेज आ जाता है ना? इसके अलावा आपके पास इवन पेज आ जाता है, जो नहीं दे रखा है वो यहाँ पे क्या है इवन पेज, वो भी आपने नोट कर लेना है। कि 4 होते हैं, नेक्स्ट पेज आता है, इवन पेज आता है, ओड पेज आता है और हमारे पास कंटिन्यू आता है। तो ये 4 होते हैं वहाँ पे बेसिकली हमारे पास पेज एक तरीके से बोल सकते हैं पेज ब्रेक, किसमें हमारे एमएस वर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन एमएस वर्ड द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट इन अ मेल मर्ज इज नोन एज। देखो आपके पास जो लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाटा सोर्स, है ना? ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मेल मर्ज में हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं मुझे एक मेल अपने 100 स्टूडेंट्स को भेजनी है कॉमन मेल, तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं? बेसिकली हम मेल मर्ज का ऑप्शन यूज़ करते हैं। और डाटा सोर्स क्या होता है? डाटा सोर्स एक ऐसी फाइल होती है जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी लिखी होती है, तो एक्सेल की फाइल होगी, चाहे मेरी कोई डाटाबेस की कोई फाइल होगी, तो वो क्या बन जाता है मेरे लिए डाटाबेस, डाटा एक तरीके से सोर्स बन जाता है। उसमें क्या होता है लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट कि मतलब जिस चीज़ को मुझे भेजना है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लेते हैं मेरा स्टूडेंट ए है, उसकी ईमेल आईडी abc@gmail.com, बी है उसकी आईडी abcxyz@gmail.com, ऐसे करके क्या होगा एक पूरी की पूरी मेरे पास क्या होगी डाटा सोर्स की फाइल होगी। ओके, तो ये बार एग्ज़ाम पूछा जाता है कि डाटा सोर्स होता है क्या है बेसिकली? ये एक ऐसी फाइल होती है जो हम मेल मर्ज के टूल के टाइम पे यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली? जब हमें एक कॉमन मेल सेट ऑफ अलग-अलग जो यूज़र्स होते हैं उनको भेजनी होती है। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या बन जाएगा? राइट राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ अ वाइल्ड कार्ड? देखो वाइल्ड कार्ड आपके पास क्या होते हैं? कुछ एक तरीके से कैरेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं आपको कोई चीज़ ढूँढने का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना एक आपके पास क्या होता है क्वेश्चन मार्क होता है, एक आपके पास क्या होता है एस्टेरिस्क का सिंबल होता है। तो क्वेश्चन मार्क से आप क्या करते हो? सिंपल आप किसी सिंगल एक टेक्स्ट को ढूँढने का काम करते हो और एस्टेरिस्क से आप क्या करते हो कि उससे मिलती-जुलती जो भी चीज़ें होती हैं आप उनको सभी को ढूँढ के दे देते हो यूज़र को। तो वही लिखा था यहाँ पे कि आप कौन-सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ करते हो दैट मैचेस वन और मोर अकरेंसेस। ठीक है? या तो एक या फिर एक से ज़्यादा क्या कर सकते हो पैटर्न आप ढूँढ सकते हो किसमें? आपके एमएस वर्ड के अंदर। तो उसके लिए आप कौन-सा यूज़ करते हो? तो बेटा उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो बेसिकली आप एट द रेट सिंबल का यूज़ करते हो। इसको आपने नोट करके लिख लेना है कि अगर आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ करना है जहाँ पे आपको एक या एक से अधिक आपको पैटर्न ढूँढने हैं, कहाँ पे? आपके एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है? ये तो मैंने आपको बताया जब आप फाइल में सर्च करते हो ना तो उस टाइम पे आप इसका यूज़ करते हो। पर जब आप बात करते हो किसकी? बेसिकली एमएस वर्ड की तो आप क्या करते हो? एट द रेट सिंबल का यूज़ करते हो। ठीक है? तो इसको क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। ओके, बाकी देखो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, कौन-कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं, तो ये आपको लग रहा है पता कि सर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक तरीके से एमएस वर्ड के जो आपने हमें टॉपिक्स करवाए हैं, वहीं से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? बाकी देखो मेल मर्ज मैंने आपको बताया था, बाकी देख हर एक चीज़ जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई है ना, वो कहीं न कहीं मैंने किसी न किसी जो सेक्शन हम कर रहे हैं ना, वहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। ओके, तो आपने हो सके तो जो प्रीवियस जिन्होंने नहीं देखा है ना, वो भी इस चीज़ को देख लें। क्योंकि ऐसा होता है कि जितना आप पिछला नोट करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, तो वो आपको ही इन द एंड फ़ायदा रहता है उस चीज़ का, ठीक है? बाकी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है? इसको आपने नोट कर लिया ना, किसका यूज़ करते हैं हम? एट द रेट सिंबल का यूज़ करते हैं। पर वही चीज़ अगर मैंने समझा ही दिया था कि जब आप किसी फ़ाइल में कोई चीज़ ढूँढते हो, है ना? तब उसके लिए आप या तो एस्टेरिस्क का सिंबल या फिर क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज़ करते हो। किसमें? हमारे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे इसको आप यूज़ करते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ द शॉर्टकट कीज़ इन एमएस वर्ड टू इंसर्ट द मैनुअल लाइन ब्रेक? ठीक है, तो मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए आप किसका यूज़ करते हो बेटा? इसके लिए आप यूज़ करते हो शिफ्ट प्लस एंटर का। तो ये मैंने आपको समझाया था, आप देख सकते हो जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं या क्वेश्चन हैं वहाँ पे आपको बताया था कि बेटा हम मैनुअली लाइन ब्रेक यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको भी याद करना आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी जिन्होंने नहीं लिखा है वो नोट कर लेंगे। बाकी जिनको लिखवाया है चलो उनके लिए तो प्लस पॉइंट है ही कि उनकी रिवीजन हो जाती है यहाँ पे। व्हाट की कॉम्बिनेशन इज़ यूज्ड टू मूव बैक टू द प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग? बेसिकली आपको क्या करना है प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग पे जाना है, कहाँ पे? आपके एमएस वर्ड में। चाहे नंबरिंग की बात कर लो, चाहे बुलेट्स की बात कर लो। अगर आपको क्या करना है मूव बैक करना है, पीछे जाना है, तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं बेटा? आप शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं। ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है कि बेसिकली होता है क्या, जैसे आप टैब की से आगे जाते हो ना, आप ऐसे समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, आप कोई चीज़ लिख रहे हो, जहाँ पे नंबर 1 पे आपने लिख दिया एबीसी, नंबर 2 पे आपने क्या लिख दिया एक्स वाई जेड, है ना?
और आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे टैब प्रेस किया, तो टैब प्रेस करने के बाद कहाँ चले जाते हो आप अगले उस पे चले जाते हो। ठीक है? बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अभी यहाँ पे सिंपली आप एंट्री यूज़ कर लो। यहाँ पर कई जगह टैब भी वर्क करता है, कई जगह एंट्री भी वर्क करता है। उससे क्या होता है, आप अलग उस पे चले जाते हो। इसके ऊपर भी आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हो। है ना? तो अब ये चाहते हो कि चलो आपने यहाँ पे नंबर 3 पे थे आप चाहते हो कि मुझे नंबर 3 पे नहीं जाना है, मुझे कहाँ जाना है, जो मेरी पहले की नंबरिंग थी मुझे वहाँ पे जाना है। तो इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड कौन-सी यूज़ करेंगे? आप शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ ऐसा डाटा होता है, जैसे ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको एज़ अ थ्योरी की वे में पूछा गया है। तो तभी मैं आपको जो भी चीज़ें होती हैं, वो उनको प्रैक्टिकली तभी दिखाता हूँ, तो आपके आपके माइंड में वो सारी चीज़ें बैठ जाएँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फॉन्ट साइज़ आर जनरली मेजर्ड इन अ पॉइंट। तो जो आपका फॉन्ट साइज़ होता है, वो उसको हम कहते हैं 1 डिवाइडेड बाय 72 पॉइंट्स, या फिर इसको बोलते हैं 1/72 हमारा इंच होता है। जो हमारा एक फॉन्ट होता है ना, वो किसके बराबर होता है? 1 फॉन्ट जो ये त हमारे किसके बराबर होता है? 1/72 इंच के बराबर होता है। ओके? इसको हम क्या बोलते हैं? टोपोग्राफिक पॉइंट बोलते हैं, इसको याद रखना। कि जो हमारा 1.75 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको टोपोग्राफिक, टोपोग्राफिक इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द टोपोग्राफिक पॉइंट, जो बेसिकली स्टैंडर्ड होता है कहाँ पे? हमारे एमएस वर्ड में। तो वो कितना होता है? 1/72 या फिर 1/72। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ ए फोर शीट। जो आपकी ए फोर शीट्स होती हैं, उनका साइज़ कितना होता है? तो ए फोर का कितना होता है? 210 बाई 297। तो इसका मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएंगे कि जो आपकी शीट्स होती हैं, है ना, जैसे आपकी A1 होती है, A2 होती है ना, A3 होती है, A4 होती है, ये सारी आपके पास क्या होती हैं? शीट्स होती हैं। इसके अलावा आपके पास लीगल होता है ना? इसके अलावा आपका नोट नोट का होता है करके, है ना? 4-5 पेजेज़ होते हैं जो काफ़ी बार यूज़ किए जाते हैं। आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे इनके जो साइज़ है वो बताएँगे। एक लीगल का आप बताएँगे, एक आप A3 का बताएँगे और एक आप A2 का और A1 का। ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे A4 का कितना होता है? A4 का इतना होता है, कितना होता है? 210 बाई 297 होता है। तो वैसे आप इनका बताएँगे कि लीगल का कितना होता है, A3 का कितना होता है, A2 का कितना होता है, A1 का कितना साइज़ होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। और ये आपका होमवर्क रहेगा, आप उसको नीचे मुझे कमेंट करके बताएँगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, जब मैंने आपको कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि बेटा आपके पास स्पीड होती है, डेलीगेंसी होती है, वर्सेटिलिटी होती है ना? इसके अलावा एक्यूरेसी होती है, इसके अलावा हमारे पास हम बोल देते हैं कि हमारा सिस्टम है वो उस पे वर्क करता है कि मतलब कंटिन्यूस इंटेलिजेंसी के ऊपर काम करता है। तो ये सारी चीज़ें वहीं से पूछी गई हैं कि आपका जो सिस्टम होता है वो सेम स्पीड और सेम एक्यूरेसी के साथ काम करता है विदाउट गेटिंग टायर्ड, कि वो कभी थकता नहीं है। तो ये कौन-सी खूबी थी? ये सर हमारी डेलीगेंसी थी, आपने हमें बताया था, है ना? तो डेलीगेंसी खूबी क्या है कंप्यूटर की कि वो कभी थकता नहीं है। ओके, ये क्या है इसकी खूबी? जैसे ह्यूमन माइंड क्या होता है थोड़े टाइम बाद थक जाता है ना, तो वैसे कंप्यूटर मशीन कभी थकती नहीं है, बस ये मतलब है यहाँ पे। ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल माइक्रोप्रोसेसर। देखो ये क्वेश्चन भी शायद मैंने आपको करवाया था कि हमारा फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर कौन था? इंटेल का 4004, मतलब इंटेल 4004 था। और बेटा ये हमारे पास 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और ये कब आया था? आपका 1971 में ही आया था। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको करवाए थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी एनियाक हमारा कंप्यूटर था, क्रेवन हमारा सुपर कंप्यूटर है और पेंटियम भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसका मतलब इंटेल 400 हमारा क्या बन जाएगा? फर्स्ट यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ड एल्गोरिथम इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम। तो जो आपका एल्गोरिथम जो नाम निकला है ना, तो ये निकला गया था अल ख्वाज़रिमी, बेसिकली जो एक तरीके से ना ये एक लैटिन पर्सन थे। इनके द्वारा क्या हम बोल सकते हैं कि ये ना पर्शियन थे एक तरीके से। अगर आपको लिखना होगा कि हमारे पास अल ख्वाज़मी थे, ये एक तरीके से ना पर्शियन बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन थे। ओके, उस टाइम के ना काफ़ी अच्छे स्कॉलर थे, या फिर हम बोल सकते हैं मैथमेटिशियन थे उस टाइम के। है ना? पूछा तो नहीं जाएगा पर वैसे ही होता है कि चलो थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कोई पर्सन के बारे में आप पढ़ रहे हो, उसके बारे में जान रहे हो कि उसके नाम पे कोई एक वर्ड रखा गया एल्गोरिदम। ओके, तो वो पर्सन था एक मैथमेटिशियन। तो क्योंकि वो मैथ्स में भी क्या होता है, जब आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो वो स्टेप्स में चलता है। तो एल्गोरिदम भी क्या होता है, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो वो किसके नाम पे रखा गया था? हमारे अल ख्वाज़रिमी के द्वारा उसको, मतलब उनके नाम पे ये जो वर्ड है वो रखा गया था। तो इसको आपने नोट करके लिखना है। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कंसिडर्ड एज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। देखो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर या फिर लेडी प्रोग्रामर हो तो उसको हम किसकी बात करते हैं? एडा लवलेस की बात करते हैं। जो क्या थी बेसिकली, जो हमारे पास चार्ल्स बेबेज है ना, ठीक है? चार्ल्स बेबेज कौन थे हमारे पास? सर
जो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, है ना? फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, उनकी स्टूडेंट थी ये, ठीक है? इनकी क्या थी ये? स्टूडेंट थी। कौन? एडा लवलेस। तो ये आपने नहीं याद रखना है। जो उन्होंने सबसे पहला जो बाइनरी कोड बनाया था, फिर प्रोग्राम बनाया था, वो कौन-सी लैंग्वेज में बनाया था? वो बाइनरी लैंग्वेज में बनाया था। हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी सबसे पहली जो लैंग्वेज में कोड किया गया था, वो हमेशा बाइनरी या फिर हम बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज में वो कोड किया गया था। किसने किया था वो? सबसे पहला प्रोग्राम किसने बनाया था? लेडी अगस्ता लवलेस ने उसको बनाया था। ओके, बाकी कहाँ पे यूज़ किया गया था? जो आपके पास फादर ऑफ कंप्यूटर थे ना, चार्ल्स बेबेज, तो इनका एक कंप्यूटर था। कौन-सा कंप्यूटर था सर हमारे पास? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में सबसे पहला एल्गोरिदम यूज़ किया गया था, या फिर बोल सकते हैं सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो यूज़ किया गया था, जो किसने लिखा था? इन्हीं के स्टूडेंट ने लिखा था, उनके स्टूडेंट का नाम क्या था? लेडी अगस्ता लवलेस। ओके, तभी इनको क्या बोलते हैं कि सर जो हमारे पास सबसे पहला जो कंप्यूटर का जो एक तरीके से प्रोग्राम था वो किसने लिखा था? इन्होंने लिखा था। और कौन से कंप्यूटर के लिए लिखा था? तो जो हमारे चार्ल्स बेबेज के जो कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, उसके लिए इन्होंने लिखा था। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर नेटवर्क। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक आ गया। फिर यहाँ पे आपका बन जाता है एक टॉपिक, कौन-सा आपका? जो मोबाइल कम्युनिकेशन। ओके, ये टॉपिक पढ़ेंगे आप, मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मोबाइल कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि देखो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया 2.5G हम किसको बोलते हैं? ये बेसिकली हम जीपीआरएस को बोलते हैं, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इसको लिख लेना आप, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। ओके, और ये सारे टॉपिक्स कहाँ आते हैं? जब आप मोबाइल कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ते हैं ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। बाकी देखो 4G क्या बोलते हैं? फोर्थ जनरेशन में बोलते हैं। एलटीई इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, है ना? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है सारी की, ठीक है? जीएसएम क्या बोलते हैं? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना? जीएसएम जो आपका आता है, जो आप 2G आप यूज़ करते थे, उसके बाद आपकी थोड़ी एनहांस वर्ज़न आया 2G का, जिसको 2.5G बोलते थे, उसका नाम क्या था आपके पास? जीपीआरएस। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम पूछी जाती हैं। बाकी इसके अलावा यूटीएमएस भी होता है ना? यूटीएमएस करके भी एक होता है, तो इसको भी आपने क्या करना है? सर्च करना है और इसको भी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, ठीक है? यूटीएमएस होता है एक टॉपिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? 3G भी बोलते हैं। है ना? तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू अमंग द फॉलोइंग इज़ द फाउंडर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ बनता है फाउंडर्स का, समझ आ गया? यहाँ पे आप मोबाइल कम्युनिकेशन का पढ़ेंगे टॉपिक, यहाँ पे आप फाउंडर जितने भी हैं अलग-अलग कंपनीज़ के, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो जो फाउंडर होते हैं ट्विटर के, वो कौन थे आपके पास? तो फाउंडर कौन है आपके पास? जैक डॉर्सी। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? मार्क जुकरबर्ग आपको पता है, ओके, फेसबुक है, उसके फाउंडर हैं। इसके अलावा जो मेटा कंपनी है उसको ऑन करते हैं, है ना? फिर बाकी मेटा कंपनी का मैंने कल बताया था कि 3 उसके अलग-अलग प्रोडक्ट हैं। व्हाट्सऐप है उसके अंदर, उसके अलावा फेसबुक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो कौन-सा वर्जन नहीं है? तो विंडोज़ 7 भी था, 8 भी था और 10 भी था, तो विंडोज़ 9 कोई वर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम रिटन इन फिल इन द ब्लैंक जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ पोर्टेबल। तो कौन-सी जनरेशन के ऐसे प्रोग्राम लिखे जाते थे जो पोर्टेबल थे? उसका मतलब क्या था कि मान लेते हैं मैंने अपना एक प्रोग्राम लिखा, मैंने इस प्रोग्राम को कॉपी करके आपको दे दिया, तो आप अपने कंप्यूटर पे भी उसको चला सकते हो। तो ये कौन-सी जनरेशन से स्टार्ट हुआ था? बेटा, आपकी 3rd जनरेशन से ये स्टार्ट हो गया था। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3rd आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स रिप्रेजेंट इमेजेस अ सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग शेप्स लाइक लाइन, सर्कल एंड कर्व। देखो जब भी लाइन की बात कर ले, सर्कल की बात कर ले या फिर कर्व्स की बात कर ले, तो जो इस टाइम की इमेजेस अगर आपको प्रिंट करनी है, तो ये किस टाइप की इमेजेस आती हैं? ये हमारे पास सर मैथमेटिकल की, देखो एक लाइन क्या होती है? लाइन सर मैथमेटिकल एक होती है, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना कि मैथ में लाइन होता है, सर्कल होता है, इसके अलावा हमारे जो कर्व्स होती हैं, तो ये सारी क्या आती हैं सर? ये हमारे मैथमेटिकल चीज़ें आती हैं। तो जितने भी मैथमेटिकल आइटम्स आती हैं ना, इनको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं वेक्टर ग्राफिक। याद रखना है आपने कि कल को आपसे बोल दिया रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है ना? जो भी मैथ्स में जो भी आप चीज़ें पढ़ते हो ना, अगर उस टाइप की इमेजेस आपको बोला ना, आपको उसको ड्रॉ करना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? तो बेसिकली आप वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ करेंगे। बस आपने ये याद रखना है, वेक्टर इज इक्वल टू मैथमेटिक्स, बस इतना आपने याद रखना है, बाकी तो आप कर लोगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज। तो देखो कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है? तो देखो रैम सेकेंडरी नहीं होता है। रैम क्या होती है हमारे पास? प्राइमरी मेमोरी होती है ना? जैसे मैंने क्या बताया, प्राइमरी मेमोरी हमारे पास कौन सी होती है सर? एक हमारे पास रैम होती है, दूसरी हमारे पास रोम होती है। रैम रोम आर द टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा, द फ्लोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस। देखो ये मैंने आपको समझाया था कि गूगल का क्लाउड बेस कौन सा है आपके पास है, जहाँ पे क्या करते हैं आप फाइल को स्टोर करते हैं। तो कौन सा आता है हमारे पास? गूगल ड्राइव हमारा आता है। इसका मतलब सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट का क्या आता है, वन ड्राइव आता है ना। क्योंकि यहाँ पे गूगल की बात करिए तो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट का भी समझाया था। माइक्रोसॉफ्ट का क्या आता है सर, हमारा वन ड्राइव करके आता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है, जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और इन द एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्वियसली आप हर चीज़ें अंडरस्टैंड करके उसको टिक कर पाओगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर आर नोन एज़। जो आपके डेस्कटॉप होते हैं, जो आपके लैपटॉप्स होते हैं, इनको आप क्या बोलते हो? सर इनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सिर्फ़ मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। मतलब इतनी पावर होती है कि जो नॉर्मल जो यूज़र है उसको ईज़िली यूज़ कर पाए। तो इन्हीं को तभी हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बोल देते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेमोरी कैपेसिटी। अगर अच्छा आपको यहाँ पे अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा बड़ी कौन-सी मेमोरी है, उसके बिहाफ़ पे आपको अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे एमबी, जीबी, पीबी और टीबी। तो देखो हमारे पास ना पीबी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू टीबी, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। फिर जीबी, तो जीबी ऑब्वियसली मतलब छोटा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे एमबी से, तो ये गलत हो जाएगी। फिर थर्ड दे रखा है एमबी, जीबी, टीबी और पीबी। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास पहले एमबी आता है, फिर एमबी से मिलकर हमारा जीबी बनता है, फिर जीबी से हमारा टीबी बनता है, और टीबी से हमारा क्या बनता है, लास्ट में हमारा पीबी बनता है, जिसको हम पेटाबाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके होता है, आप अब यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारे मेमोरीज हायरार्की का टॉपिक होता है वो आप यहाँ से पढ़ेंगे। इसके अलावा मेमोरीज की जो यूनिट्स होती हैं वो आप टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना? तो ये ऐसी चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उनको क्या करना है, नोट करके आपने लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हू अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कांसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्रामिंग। देखो कितनी बार मैंने आपको बताया, स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कांसेप्ट किसने दिया है, जॉन वॉन न्यूमन ने दिया है। कौन से कंप्यूटर पे इन्होंने इसको यूज़ किया था, सर जो हमारा एडजैक कंप्यूटर था, ठीक है, एडवैक जो हमारे पास कंप्यूटर था, जो कि इन्होंने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमन ने बनाया था। उन्होंने सबसे पहले जो स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कांसेप्ट था इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया था। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी देखो एलन ट्यूरिंग क्या है हमारे पास, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हम इनको बोलते हैं। बाकी जो टिम बर्न्स-ली हैं, इन्होंने क्या बनाया था सर, 1991 में इन्होंने वेब ब्राउज़र अपना बनाया था, ठीक है? वेब ब्राउज़र बनाया था, इस जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अलावा इन्होंने जो हमारे पास एचटीएमएल लैंग्वेज है वो बनाई थी, है ना? फर्स्ट वेब ब्राउज़र इन्होंने बनाया था। तो ये सारी चीज़ें किन्होंने बनाई हैं, टिम बर्न्स-ली के द्वारा बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब। देखो किसने रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब को, ऑब्वियसली सेकंड जनरेशन ने रिप्लेस किया था। इजी क्वेश्चन है कि सेकंड आया तभी तो वैक्यूम ट्यूब्स को हमने छोड़ दिया, रिप्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन सीडी। तो जब आप राइट करते हो ना डाटा सीडी के अंदर, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं बर्निंग। तो इसको क्या बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं रीड और राइट में, ठीक है। एक आता है बेटा आपके पास रीड और दूसरा आता है राइट। अब रीड करने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझ लो, ये आपको पता है सीपीयू क्या करता है, सारी चीज़ें समझता है, पढ़ता है। तो आप क्या करते हो, जब भी रीड करते हो तो रीड का मतलब क्या होता है, कोई भी आपकी मेमोरी है, मेमोरी का डाटा सीपीयू के पास जाता है, तो इसका मतलब है कि अभी क्या हो रहा है, वो डाटा रीड हो रहा है। राइट होने का मतलब क्या होता है, सीपीयू से कोई डाटा कहाँ जाता है, मेमोरी के पास जाता है, तो इसको हम बोलते हैं राइट। तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर रीड क्या है, राइट क्या है, तो बस ऐसे समझना है कि जब भी कोई डाटा है वो सीपीयू के पास जाता है तो उसको बोलते हैं रीड। जब कोई डाटा सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाता है या फिर मेमोरी के ऊपर लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं राइट। तो जब हम सीडी की बात कर लेते हैं ना, कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर लेते हैं कि जब आप डाटा सीडी के अंदर अपना लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। तो इसको आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हिच रजिस्टर इज़ यूज्ड एज़ अ वर्किंग एरिया। तो देखो वर्किंग एरिया कौन-सा होता है हमारे पास, जहाँ पे सिस्टम हमारा सीपीयू हमारा काम करता है। तो मैंने क्या बताया था कि आपके पास बेटा एक जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, जो सीपीयू सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है? एक्यूमुलेटर का वो यूज़ करता है। तो इसको भी आपने नोट करके लिख लेना है। मतलब बेसिकली ये एक ऐसा रजिस्टर होता है, जहाँ पे इंटरमीडिएट अरिथमेटिक और लॉजिकल रिज़ल्ट स्टोर होते हैं। ठीक है? जिनको नहीं पता वो कैसे नोट कर सकते हैं शॉर्ट अपनी कॉपी पे, कि सर ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लिख लेना, वेयर इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, ठीक है, आर स्टोर्ड, रिजल्ट्स आर स्टोर्ड, ठीक है। इंटरमीडिएट रिजल्ट किस किस के होंगे, वो चलो मैं लिख ही देता हूँ। एक या तो आपके अरिथमेटिक हो सकते हैं या तो आपके लॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा एक्यूमुलेटर वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एससीयू। शायद मैंने आपसे होमवर्क में ही पूछा था या फिर मैंने आपको बताया भी था इसको, कि बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है एससीयू के बारे में, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर बन जाएगा।
ओके। बेसिकली जो हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन होता है ना, ये ऐसा होता है कि ये एक ऐसा प्रैक्टिस होती है डिज़ाइन की, जिसकी हेल्प से ना जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग है ना, वो कितनी अच्छी होती है। जैसे मान लेते हैं आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो ना, मान लेते हैं गूगल पे आपने सर्च कर लिया, मेरा चैनल सर्च किया, मान लेते हैं कॉम एजुकेटर आपने सर्च कर लिया, ठीक है? मान लेते हैं मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, तो मतलब मैं 2 पर्सन ने मेरे जैसी वेबसाइट बना दी थी, ठीक है? तो जो वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी, टॉप पे आएगी, तो ऑब्वियसली उसका एसईओ अच्छा होगा, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन होगा वो अच्छा होगा, ठीक है? जिसका जितना अच्छा सर्च इंजन एसईओ जिसका जितना अच्छा होगा ना, उसकी साइट गूगल के जो सर्चिंग होते हैं ना, जैसे कि गूगल हमें देता ही क्या है, बेसिकली वो हमें साइट के लिंक देता है। जैसे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो वो हमें अलग-अलग साइट्स के लिंक देता है कि अच्छा ये लिंक है, यहाँ से आप देख लो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वे ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा मेरे बारे में सर्च कर रहा है, तो उसको मेरी इन्फॉर्मेशन सबसे टॉप पे दिखनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा एसईओ अच्छा करना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन मुझे अपना अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है? किसका अच्छा करेंगे? सर हमारी जो वेबसाइट होती है, उसका हम अच्छा करेंगे एसईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हिच प्रोवाइड द मोबाइल यूज़र टू पोज़िशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज़। तो ये कौन काम करता है बेटा? का जीपीएस ही काम करता है, क्योंकि जीपीएस की फुल फॉर्म ही क्या होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो क्या करता है आपकी प्रिसाइज़ लोकेशन या फिर आपकी जो नेविगेशन होती है या फिर आपका टाइमिंग डाटा होता है, वो देने का काम करता है। ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर ग्राफिक। देखो वेक्टर ग्राफिक्स कौन-सा होते हैं? वेक्टर ग्राफिक कौन प्रिंट करता है? बेसिकली हमारे प्लॉटर उसको प्रिंट करते हैं। ये मैंने आपको समझाया था बेसिक क्लासेस में कि बेटा आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, जिसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? प्लॉटर का यूज़ किया जाता है, जो एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है। बाकी देखो लेज़र प्रिंटर हैं, सीआरटी मॉनिटर हैं, ये भी सारे आउटपुट डिवाइस है, पर अलग-अलग मतलब होता है। प्रिंटर हम लेज़र प्रिंटर कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें हायर रेज़ोल्यूशन के एक तरीके से प्रिंट निकालने होते हैं, है ना? फिर सीआरटी मॉनिटर आपको पता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है ये, ओके? जो पहले यूज़ किया जाता था। फिर हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जिसमें जो आउटपुट आती है वो इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स आती है, और जो उसकी स्पीड चलती है वो सीपीएस में चलती है, कैरेक्टर पर सेकंड में चलती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने पहले भी समझाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल इज मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट ब्राउज़र, न्यूज़लेटर एंड बुक्स। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करते हो बेटा? इसके लिए आप पेज मेकर का यूज़ करते हो, ठीक है? जब आपको अपने ब्राउज़र्स वगैरह बनाने हैं या फिर अपनी न्यूज़लेटर बनाने हैं या फिर अपनी बुक्स वगैरह की जो एक तरीके से होते हैं ना, स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं, अगर आप उनको डिज़ाइन करना है ना, उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो? पेज मेकर का यूज़ करते हो। और पेज मेकर किसका प्रोडक्ट है? ये आपका, ये समझ बोलना कि सर माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, ये बेटा आपकी एडोब कंपनी है। ठीक है? एडोब कंपनी का ये प्रोडक्ट है, इसको आपने नोट करके लिख लेना, ठीक है? एडोब पेज मेकर बोलते हैं वैसे इसको पूरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेकोरेटिव लाइन और टेप्ड एडेड एट द बिगिनिंग या फिर एंड ऑफ द लेटर स्टीम इज़ कॉल्ड। तो देखो भाई आपके पास क्या होता है, थोड़ा आप डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह ऐड करते हो ना, ठीक है? किसमें? आपका जो लेटर का शुरुआत है या फिर लेटर का जो एंड है उसमें, तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप सेरिफ बोलते हो, ओके? इसको आपने लिख लेना कि हमारे पास सर क्या होते हैं, जो सेरिफ होता है इसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए? जब हमें अपनी लाइन को डेकोरेटिव लाइन की तरह एक तरीके से यूज़ करना है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सेरिफ ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। ये बेसिकली ना एक ऐसे समझ लो कि जो छोटे-छोटे ना डेकोरेटिव स्ट्रोक्स होते हैं, जो हम अटैच करते हैं या तो अपनी फाइल के स्टार्टिंग में या फिर एंड में, तो उसको हम सेरिफ बोलते हैं, ठीक है? तो इसको जैसे आप डायग्राम देखोगे ना इसके, तो आपको ईज़ी समझ आएगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है। फिर नेक्स्ट दे रखा था यूज़र आईडी ऑफ ट्विटर अकाउंट। देखो जो आपकी ट्विटर की आईडी होती है उसको क्या बोलते हैं? सर हम उसको हैंडल बोलते हैं, ट्विटर हैंडलर बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ओके। बाकी हैशटैग क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हो, है जैसे अलग अलग हैशटैग चलते हैं ना, जैसे अभी रिसेंटली चला था अरावली सेव का, है ना, सेव अरावली माउंटेन्स, तो उसके लिए क्या लिख रहे हैं सारे, हैशटैग सेव अरावली, है ना? तो ये हैशटैग सेव अरावली क्या है, बेसिकली हैशटैग है, एक कीवर्ड है, जिसको मैक्सिमम यूज़र क्या कर रहे होते हैं, एक तरीके से प्रमोट कर रहे होते हैं, ताकि जो जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर सके उसके बारे में, उसको समझ के, मतलब जो अलग-अलग ह्यूमन्स के पर्सपेक्टिव है उनको समझ सके कि आप ये डिसीज़न है जो उसको रिवर्ट बैक करो, जो सुप्रीम कोर्ट का जो है ना डिसीज़न, तो उसको आप रिवर्ट बैक करो। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक तरीके से कैंपेन वगैरह चलाए जाते हैं, तो उसमें अलग-अलग हैशटैग यूज़ किए जाते हैं। तो ये उसी का था यहाँ पे हैशटैग। और यहाँ पे हैंडल अकाउंट के बारे में पूछा गया था, तो अकाउंट को हम हैंडल बोलते हैं। फिर हमारे पास जो क्यूआर कोड है इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द सी, सी क्या होता है सीपीयू में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो देखो वहाँ पे ना क्या आता है,
फेच आता है, डिकोड आता है और एग्जीक्यूट आता है। ओके, और इसके अलावा मान लेते हैं लास्ट में स्टोर भी आता है, तो मान लेते हैं 4 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कौन सा अलग है यहाँ पे, तो सर हमारा लोड कोई नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, फेच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, लास्ट में अगर हम चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो ये 4-5 क्या होते हैं बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं। मेनली हम 3 ही पढ़ते हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ओके, आपके लिए 3 ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन था, द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ ए कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू के पास क्या होता है, कंट्रोल यूनिट और हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो 49 क्या बन जाएगा, सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट था, विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट अगर आपको हार्ड कॉपी बनानी है तो इसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं, इसके लिए आप प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 50 का क्या बन जाएगा, ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट रखा था, डायनेमिक रैम कंज्यूम फिल इन द ब्लैंक पावर एंड इज फिल इन द ब्लैंक एज कम्पेयर टू द स्टैटिक रैम। देखो डायनेमिक रैम क्या करती है सर, ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं हम, डायनेमिक रैम कंज्यूम्स द पावर एंड इज फिल इन द ब्लैंक कम्पेयर टू द स्टैटिक रैम। तो देखो डायनेमिक रैम आपकी क्या करती है एक तरीके से, ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, पर ये क्या करती है एंड इज़ स्लोअर होती है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, डायनेमिक रैम कंज्यूम करती है लेस पावर एंड ये क्या होती है, स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी स्टैटिक रैम। ओके, जो डी रैम होती है वो पावर कंज्यूम करती है, पर वो क्या होती है साथ ही साथ स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी स्टैटिक रैम, है ना। स्टैटिक रैम क्या होती है हमारी, सर हमारी जो कैशे मेमोरी होती है, आपने हमें बताया था इसके बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था सीमोस। ठीक है, तो सीमोस हम क्या बोलते हैं, इसको मैंने क्या बताया था, बेटा जब कोई सीमोस होती है एक बैटरी होती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा, हाँ, यहाँ पे सेकंड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। सीमोस की फुल फॉर्म पूछी गई है, इजी क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको करवाई हैं अपनी जो, जब आप स्टार्टिंग से देखोगे ना सारी चीज़ें, तो आपको ये ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा पीस ऑफ केक है हमारे लिए सर ये इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, व्हेन पावर ऑफ अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखो जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो तो कौन सा टेस्ट चलता है, सर हमारा पोस्ट टेस्ट चलता है, जो आपने हमें बताया था पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एक आता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्प्रोमाइज द सीरीज ऑफ रैम इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन अ मदरबोर्ड मेमोरी स्लॉट। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम डिम बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। जिसको नहीं पता है वो उसको लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं, कहाँ लिखूँ मैं इसको, हाँ, इसको आप यहाँ लिख लो, इसको बोलते हैं डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, एक दूसरा भी आता है हमारे पास सिम। ठीक है, सिम को हम क्या बोलते हैं, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ओके, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसको भी क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना। बेसिकली हम लिखा कि जब आप सीरीज़ ऑफ रैम है उसको एक तरीके से इंस्टॉल करते हो अपनी मेमोरी स्लॉट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिम बोलते हैं। उसको आपने नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट कौन से आता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, बाकी के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या आते हैं, जो पेपर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। ओके, बाकी सारे प्रिंटर क्या होते हैं जो पेपर के साथ टच करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर। ओके, हैमर की हेल्प से वो क्या करते हैं, पेपर के ऊपर टच करते हैं या फिर स्ट्राइक करते हैं, या फिर टच लिख लो या फिर आप लिख सकते हो स्ट्राइक करते हैं, ताकि जो पेपर है उसके ऊपर क्या आ सके, प्रिंट आ सके। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज द एम लेटर। देखो हमारे पास सी एम वाई के मॉडल होता है, किसका मॉडल होता है सर, ये हमारे पास प्रिंटर का जो कलर मॉडल होता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंटर में रंग डलते हैं ना अलग अलग, तो प्रिंटर का अपना एक कलर मॉडल होता है। तो वो कलर मॉडल कौन से कलर रिप्रेजेंट करता है, सी एम वाई के कलर का वो यूज़ करता है। सी स्टैंड फॉर क्यान, एम स्टैंड फॉर मैजेंटा, वाई स्टैंड फॉर येलो और के स्टैंड फॉर की कलर। ठीक है, और की कलर को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बोलते हैं। जो हमारा ब्लैक कलर होता है ना प्रिंटर में जो आता है प्रिंट होके, तो वो की कलर होता है, जिसको हम तो ब्लैक बोलते हैं, पर जो कंप्यूटर के प्रिंटर की भाषा में उसको की बोला जाता है। तो यहाँ पे एम पूछा था तो एम स्टैंड फॉर मैजेंटा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। जो हम एक अभी जो किस टाइप का हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो ये भी शायद मैजेंटा टाइप का कलर ही होता है ऐसा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग सीपीयू स्पीड। तो सीपीयू की स्पीड आप किस में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो बेसिकली आप फ्लॉप्स में कर सकते हैं, गीगा हर्ट्ज में कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में कर सकते हैं, पर ट्विप्स में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये जो आपका ट्विप है ना, ये एक आपकी टोपोग्राफिक मेजरमेंट है। ठीक है,
जो हमने ऊपर देखी थी ना, जो एक तरीके से एमएस वर्ड की मैंने आपको बताई थी ना, उसमें कितने होते हैं 1/72 होता है ना, टोपोग्राफी होती है उसकी। पर वही जो हमारे पास ट्विप्स होता है ना, या फिर ट्विप बोल दो इसको, जो ट्विप होता है ये भी क्या होता है सर, हमारे पास एक टोपोग्राफिक, हमारे पास क्या होती है, टोपोग्राफिक मेजरमेंट होती है। ठीक है, टोपोग्राफिक मेजरमेंट होती है, जो कितनी होती है इसको हम बोल सकते हैं, जैसे वो कितना था 1/72 था ना, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का था, तो इस ये कितना होता है, ये होता है 1/20। बस आपने इसको नोट कर लेना है, 1/20 ऑफ अ पॉइंट। वो कितना था एमएस वर्ड में, ये कितना था 1/72 ऑफ अ पॉइंट। ये डिफरेंस होता है इसमें कि ट्विफ का कितना होता है, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो उसका कितना होता है। तो ट्विफ का कितना होता है, ये टोपोग्राफी मेजरमेंट 1/20 होता है, तो उसको भी नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट हमारे पास कैट 5 6 7, ये सारी की सारी क्या होती हैं सर, ये हमारी सारी की सारी एक तरीके से केबल्स हैं। कौन सी केबल्स हैं सर, ये हमारे पास यूटीपी केबल है, इनको बोलते हैं हम अनट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, इसका मतलब नेटवर्किंग का क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप ऑफ जो हमारी केबल्स आती हैं उसका क्वेश्चन है हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कनेक्टर इज यूज टू यूटीपी। देखो यूटीपी केबल के हम किस कनेक्टर का यूज़ करते हैं, कितनी बार बताया मैंने आपको, आप RG45 का यूज़ करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर। ये आपको मैंने जब OSI मॉडल डिटेल में करवाया था तो उन्होंने बताया था कि अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो हमारे पास एप्लीकेशन और सेशन लेयर के बीच में कौन सी आती है, कौन सी बात बताई थी मैंने। ठीक है, एप्लीकेशन फिर प्रेजेंटेशन फिर सेशन, तो देखो एप्लीकेशन और सेशन के बीच में कौन सी लेयर आती है सर, हमारी प्रेजेंटेशन लेयर आती है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP। तो HTTP क्या होता है बेसिकली, कहाँ पे ये काम करता है, तो HTTP कौन यूज़ करता है सर, हमारे ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो ब्राउज़र क्या होती है सर, हमारी एप्लीकेशन होती है, तो इसका मतलब डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस इज रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट यूज। मतलब आपके पास कुछ ऐसे आईपीज होते हैं जो उनको प्राइवेटली के लिए रिजर्व, मतलब प्राइवेट यूज़ करने के लिए रिजर्व किया जाता है, तो वो कौन सी आईपीज आती हैं, वो बेटा आपकी आती है 192.168.91। ठीक है, तो यहाँ से वो स्टार्ट है, मतलब बेसिकली यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे ये दे रखा है ये आपकी रिजर्व होती है। जहाँ पे भी 192.168.1 लिखा होगा ना, इसका मतलब है कि वो कौन सी की बात कर रहा है या फिर किस आईपी की बात कर रहा है, कुछ प्राइवेट आईपी की वो बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है जीएसएम एलटीई सीडीएमए। ठीक है, ये सारी सारी टेक्नोलॉजीज किसकी हैं बेटा, ये सारी सारी किसकी हैं, सेलुलर है। जो मैंने आपको बताया था ना कि आप मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे वहाँ पे आप जीएसएम पढ़ेंगे, एलटीई पढ़ेंगे, ठीक है, 2G पढ़ेंगे, मतलब 4G पढ़ेंगे, है ना। तो फिर इसके अलावा एनआर पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपकी 5G चलती है ना, 5G, इसको आप एनआर बोलते हो, याद रखना इसको। ठीक है, एनआर बोलते हैं इसको आप, जो आपकी 5G अभी आप चलाते हो ना मोबाइल फ़ोन में, तो वो किस टाइप की सेलुलर टेक्नोलॉजी आती है, आपकी एनआर आती है। तो ये सारी सारी टेक्नोलॉजीज़ किसकी आती है हमारे पास, सेलुलर टेक्नोलॉजी आती है, इसको आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी आपका होमवर्क ये रहेगा, आप मुझे, क्योंकि हमने ब्लूटूथ और वाईफ़ाई के बारे में तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहले ले ली है कि ब्लूटूथ हमारे पास शॉर्टेस्ट एक तरीके से 10 मीटर के अंदर की जो नेटवर्क बनता है उसको ब्लूटूथ बोलते हैं लोग, मतलब पर्सनल ये नेटवर्क बोलते हैं। वाईफ़ाई जो होता है हमारे पास एक बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी होती है जो हमारे पास वर्क करती है। ठीक है, इसमें हमने आपको IEEE स्टैंडर्ड बताए थे, ब्लूटूथ का बताया था मैंने, 802.15 होता है इसका ना, 802.15 मैंने क्या बताया था। और वैसे ही वाईफ़ाई का कितना बताया था सर, इसका 802.11 आपने बताया था। अब आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएँगे NFC का, ठीक है? जबकि NFC की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएँगे। ओके, क्योंकि जितना आप इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे उतना आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। बाकी CDMA की बताएँगे, ठीक है? वैसे इसको बोलते हैं कोलिजन, चलिए आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? CDMA होता है, इसको आप मुझे फुल फॉर्म बताएँगे। ओके, तो ये 2 आपकी होमवर्क रहेंगे आज के लिए। बाकी इससे पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो भी आप बताएँगे साथ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स। देखो फ्री एंड ओपन सोर्स कौन सा है यहाँ पे हमारा लिनक्स। यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। यूनिक्स आपका फ्री एंड ओपन सोर्स नहीं है। बच्चे मैक्सिमम टिक कर देते हैं यूनिक्स को, पर ये गलत हो जाता है। लिनक्स हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसको आपने नोट करके लिख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोग्राम इन एग्जीक्यूट। जो भी प्रोग्राम चलता है उसको मैंने क्या बोला, कितनी बार मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका प्रोग्राम चलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोसेस बोलते हैं। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे एक लाइन में पूछ ली है उन्होंने, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन कॉल्ड एज अ प्रोसेस। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड इन विंडोज इट मूव। तो जब आप फाइल डिलीट करते हो विंडोज में तो ये कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। ओके, तो मान लेते हैं अब ये मैं बोलूँ कि आपको फाइल करनी है परमानेंट डिलीट। परमानेंट डिलीट करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करते हैं सर, हम शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज़ करते हैं। ये मैं आपको सभी को रिवाइज करवाते रहता हूँ ताकि कल को आपको एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाएंगी तो आप इसको ठीक कर पाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज़ नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम। देखो फाइल नेम में आप कौन-सा कैरेक्टर नहीं दे सकते हो, तो मैंने क्या बताया था बेटा, आप एसटी का सिंबल है, उसको आप फाइल नेम में नहीं दे सकते हो, क्योंकि एसटी का सिंबल क्या काम करता है? एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है ये, ओके? इसका मतलब है यहाँ पे बी राइट आंसर आपका बन जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रन। देखो रन प्रॉम्प्ट के लिए आप किसका यूज़ करते हो? विंडो लोगो की प्लस आर, विंडो प्लस आर का भी यूज़ करते हो, ये मैंने आपको बताया था, तो इसको आपने नोट करके लिखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इन विंडो 10। देखो जो आप विंडो 10 नहीं इंस्टॉल करते तो उसमें डिफ़ॉल्ट कौन सा आता है? एज आता है आपके पास, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्निप एंड स्केच। तो स्निप एंड स्केच टूल के लिए आप क्या यूज़ करते हो? बेसिकली ये टूल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा आप अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है ना? उसके लिए आप यूज़ करते हो स्निप एंड स्केच टूल का। तो इसके लिए कौन सी आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो? उसके लिए आप विंडो की शिफ्ट प्लस एस का यूज़ करते हो। हाँ, तो यहाँ पे ये बन जाएगा डी, ठीक है? यहाँ पे विंडो की इन्होंने बाद में लिख दी है, तो एक ही बात है कि शिफ्ट विंडो की प्लस एस का आप यूज़ करते हो किसके लिए? स्निप एंड स्केच टूल का यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच कमांड इन विंडो 10 प्रोवाइड द ऑप्शन टू मैनेज योर कंप्यूटर्स ड्राइवर, डिस्क पार्टीशन एंड वॉल्यूम। तो ऐसी कौन सी होती है जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं? तो इसको बोलते हैं सर डिस्क पार्ट। ये हमारे पास कमांड आती है डिस्क पार्ट, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टीशन दे सकते हैं, अपनी डिस्क दे सकते हैं, अपने कंप्यूटर में मेरे कितनी हार्ड डिस्क लगी हैं या फिर कितनी मैंने मेमोरीज बनाई हैं अपनी, तो वो विद द हेल्प ऑफ डिस्क पार्ट हम देख सकते हैं। ओके। बाकी चेक डिस्क से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी डिस्क है उसकी जो एनोमलीज वगैरह उसको चेक करना है कि क्या क्या दिक्कत आ रही है मेरे सिस्टम में, उसको चेक करने के लिए आप चेक डिस्क कमांड का यूज़ करते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको नोट करके आपने लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच कमांड इन विंडो 10 डिस्प्ले आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस देखने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? आईपी कॉन्फिग कमांड का यूज़ करते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? फर्स्ट आप अच्छा यहाँ पे आई एफ है, ठीक है? यहाँ पे आईपी करना आपने, ठीक है? यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? देखिए दोनों एक जैसे लिख रहे, तो यहाँ पे एफ है, आपने आईपी लिखना है, आईपी कॉन्फिग कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो जैसे यहाँ पे पिंग कमांड दे रखी है, तो पिंग क्यों यूज़ की जाती है? जब आपको क्या करना पड़ता है, लोकली अपना नेटवर्क टेस्ट करना होता है, उसके लिए आप पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, विच फीचर इन विंडो 10 अलाउ अ यूजर टू क्विकली मिनिमाइज ऑल द ओपन। देखो आपको सारी विंडोज़ को एक बार में बंद करना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ करते हैं? उसके लिए बेटा पास आपके पास एक ऑप्शन होता है, कौन सा ऑप्शन होता है? शेक का। आप क्या करोगे, अपने माउस को एक तरीके से पकड़ोगे, उसको शेक करोगे। जैसे अपना माउस को शेक करोगे ना ऐसे ऐसे करके, तो क्या होगा, जितने भी आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह ओपन होंगी, वो सारी सारी क्या हो जाएंगी, एक तरीके से मिनिमाइज हो जाएंगी। मतलब वो कहाँ चले जाएंगी? टास्क बार के अंदर चले जाएंगी, छुप जाएंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली शेक नहीं बोलते हैं इसको, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है, इसको बोलते हैं, अगर आपको कभी लिखना होगा अपने नोट्स में तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, किस तरह हमारे पास एक एरो शेक ऑप्शन होता है। इन्होंने वैसे गलत लिखा है ऑप्शन, इसमें शेक लिखा है, पर चलो अप्रोक्सीमेट ठीक ही है ऑप्शन इनका, पर इसको हम क्या बोलते हैं? एरो शेक फीचर बोलते हैं, ठीक है? ये हमारे विंडो 10 में आता है, तो उसको भी आप एक तरीके से समझ सकते हैं, पर जब नोट करोगे तो आप इसको एरो शेक करके नोट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्टिव एप्लीकेशन ऑफ विंडोज 10। तो एप्लीकेशन को बंद करने के लिए आपके पास कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है? अल्ट प्लस F4 होती है, ओके। बाकी विंडो क्लोज करने के लिए या फिर आपका डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं आप? कंट्रोल प्लस W का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ड इन स्लाइड लेआउट। तो कौन सा स्लाइड लेआउट नहीं होता है? देखो बाकी सारे होते हैं पर समरी नहीं होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर स्लाइड फिल इन द ब्लैंक आर द विजुअल इफेक्ट दैट अपीयर एज द वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर। जब आप क्या करते हो, एक स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड के ऊपर जाते हो तो कुछ चेंज आपको दिखता है, मतलब एनिमेशन आपको दिखती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको सर हम ट्रांजिशन बोलते हैं। कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो तो इसका मतलब है कि आप ट्रांजिट हो रहे हो, है ना? तो यहाँ पे ट्रांजिशन लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इज अ विजुअल इफेक्ट दैट एडेड टू अ टेक्स्ट एंड ग्राफिक ऑन अ स्लाइड रेदर देन द स्लाइड इटसेल्फ। इसलिए आप क्या करते हो, टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स पे कुछ इफेक्ट लगाते हो, स्लाइड के ऊपर नहीं लगाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर उसको हम एनिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? एनिमेशन और ट्रांजिशन में यही फ़र्क होता है, ट्रांजिशन आप स्लाइड्स के ऊपर लगाते हो और एनिमेशन आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाते हो, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? या तो टेक्स्ट होता है या फिर कोई ग्राफिक होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज मस्ट बी प्रेस्ड व्हाइल ड्राइंग ओवल टू मेक अ परफेक्ट सर्कल। जब आपको एक ओवल आपने माना था, आपने ऐसे बना दिया, पर आप चाहते हो ये पूरा परफेक्ट सर्कल बन जाए, ठीक है?
इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, आप सिंपली जो आपकी शिफ्ट की होती है इसको आप प्रेस कर देते हो। तो जैसे आप शिफ्ट की प्रेस करते हो तो आपका ओवल किसमें बन जाता है, सर्कल में वो बन जाता है। ओके, एमएस वर्ड की ये बात की है तो यहाँ पे शिफ्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन यू क्लिक द प्लेस होल्डर ऑब्जेक्ट इन एमएस वर्ड द साइजिंग हैंडल अपीयर अराउंड इट। जैसे जब आप क्या करते हो, क्लिक करते हो ना किसी प्लेस होल्डर के ऊपर, तो जो आपका एक तरीके से ऑब्जेक्ट होता है एमएस वर्ड में, वो उसको में कितना साइज आता है, तो वो आपका 8 पॉइंट्स आता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि वो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप एमएस वर्ड की स्लाइड ओपन करते हो ना, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर आता है कि यहाँ पे क्या करो आप, क्लिक हियर टू फिल समथिंग एक्स वाई जेड। तो जैसे आप इसके ऊपर कर्सर अपना लेकर जाते हो, तो जो यहाँ पे इसका जो साइज़ आता है वो कितना आता है, 8 पॉइंट का आता है। तो वही यहाँ पे पूछा गया था कि कितना आता है सर, वो हमारे पास 8 पॉइंट का आता है। जो यहाँ पे साइज़ होता है ना, जिसमें जितना बड़ा आप लिख सकते हो, तो कितना बड़ा लिख सकते हो आप, 8 पॉइंट में आप लिख सकते हो। तो वही यहाँ पे पूछा गया था एग्ज़ाम में। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, पावर पॉइंट इज अ पैटर्न और ब्लू प्रिंट। देखो जब भी ब्लू प्रिंट की बात करी जाए तो इसका मतलब है वो किसी ना किसी टेम्पलेट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनसे हमारा ऐसे क्वेश्चन समझ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लू प्रिंट की बात करिए, ओबियसली वो किस में सेव होगा, टेम्पलेट हमारा POTX फाइल में वो हमारा सेव होगा। इसको आपने नोट करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट। तो कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं होता है, ट्रांजिशन समझ गया ना, कि जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाते हो तो कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट दिखता है, चाहे वो स्लाइड बड़ी हो रही है छोटी हो रही है, तो देखते हैं ना कि जब एनिमेशन जब आती हैं अलग अलग चेंजेस होती हैं तो वो ट्रांजिशन होती हैं। तो ट्रांजिशन में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, देखो बेका आपके चेक बोर्ड भी होता है, डिजोल्व भी होता है, फेड भी होता है, पर ड्रॉप कैप नहीं होता है। तो ड्रॉप कैप किसका होता है, हमारे पास एमएस वर्ड का होता है ना, जो हमने ऊपर देखा ना ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप मिनिमम कितना होता है, 3 होता है, मैक्सिमम कितना होता है आपका, 10 होता है। ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सीपीयू डिपेंडेंट। देखो सीपीयू डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास। देखो सीपीयू किसके ऊपर डिपेंड करता है हैवीली, वो या तो मशीन लेवल लैंग्वेज या तो असेंबली लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है आपका, यहाँ पे कंपाइलर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे टूल्स होते हैं जो आपके हार्डवेयर के साथ काम करने का, उनका मतलब मेन मोटिव है हार्डवेयर के साथ डील करने का होता है। उनको आपकी एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। और कंपाइलर क्या होता है, बेसिकली ये भी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बेसिकली क्या काम कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है, कि वो क्या कर रहा है, आपकी सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ के उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, ताकि आपकी जो मशीन है वो उसको समझ के उसको एग्जीक्यूट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच एरर इन अ प्रोग्राम लीड्स टू अंडरसाइंड एंड इनकरेक्ट आउटपुट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं। बेसिकली आपने आपने जो कोड बनाया वो क्या था, 2+2 आपका 4 आना चाहिए था, पर आपका 2+2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आपकी लॉजिक में कुछ ना कुछ गलती होगी। तो वही लिखा है कि एक ऐसा एरर जो अनडिजायर्ड आउटपुट देता है आपको या फिर इनकरेक्ट आउटपुट देता है, वो किस टाइप का एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉल। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको नहीं मिलता है। तो देखो आपके पास एमएस वर्ड नहीं मिलता है आपको, एमएस वर्ड आपको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, बाकी सारी चीज़ें आपको प्री बिल्ड ही मिल देती हैं। वेब ब्राउजर में कौन सा मिलता है आपको, एज मिल जाता है विंडो 10 में। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन पीडीएफ फाइल। तो पीडीएफ फाइल अगर आपको ओपन करनी है तो इनमें से आपको कौन सा यूज़ करेंगे, बेसिकली एडोब रीडर का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, एडोब रीडर से आप क्या करते हो, पीडीएफ फाइल ओपन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ द रो 25 एंड कॉलम 30। ठीक है, तो कॉलम 30 और जो रो 25 है तो वो आपका कौन सा आ जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा, क्योंकि हम बात कर लेते हैं जेड तक, तो आपका कॉलम कितना आ जाएगा, 26 बन जाएगा। फिर उसके बाद कैसे स्टार्ट होते हैं, वो आपके ए स्टार्ट होते हैं, ए, फिर AB, फिर AC, AD, 26, 27, 28, 29 और 30। मतलब जो आपका कॉलम होगा वो 30, मतलब AD होगा, और जो आपकी रो होगी वो कितनी होगी, 25 होगी। तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, AD 25। ओके, तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। समझ आएगा कैसे होता है, कि जब आपकी कॉलम होते हैं ना, ए से स्टार्ट होते हैं, ABCDFG है, तो टोटल जेड तक चलते हैं, तो जेड तक तो 26 हो ही जाते हैं आपके, है ना, जैसे आप 26 देखते हैं ना, जेड तक 26 हो गए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉलम चलता है वो कैसे चलता है, ए से स्टार्ट होता है, अब ए कीवर्ड स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे कितना आ जाता है, ए आ जाता है, ए के बाद बी आ जाता है,
ए के बाद आपका सी आ जाता है, फिर ए के बाद आपका डी आ जाता है, फिर ए के बाद ई आ जाता है। ऐसे करके वो सीरीज़ कंटिन्यू होती है। तो इसको हम बोलते हैं 27, ये 28, ये 29, ये 30। तो 30 पे ए डी आएगा और 25 तो रो तो वैसे ही रहती है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसका मतलब बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस। कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास देखो डॉलर ए और डॉलर जी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों के दोनों क्या है, कॉलम है। दोनों के दोनों क्या हमारे पास कॉलम है। हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है, एक रो होता है, कॉलम होता है, रो होता है, कॉलम होता है, रो होता है। फिर यहाँ पे दोनों कॉलम दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। और मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा ठीक होगा, क्योंकि नॉट पूछा था ना, नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस। हाउ मेनी सेल्स देयर इन, देखो B2 से F12 के बीच में आपके कितने सेल्स आएंगे। तो इसके लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, जो आपका होता है ना बी से लेके एफ तक, तो देखो बी से लेके एफ तक कितना आता है आपके पास, B C D E F, तो टोटल कितने हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास 5 कॉलम है। और देखो कितना बोला इसने, F12 से 2 से लेके 12 तक, चलो आप 2 से लेके 12 तक कितने आ जाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब आप इनको काउंट करोगे तो कितने बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसको मेरे को एक बार चेक कर ही लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। 2 से लेकर आपके कितने रखे हैं, 12। हाँ ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, इसको जैसे आप काउंट करो तो कितने हो जाते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये कितने आ गए आपके पास, 11 आ गए। तो यहाँ पे कॉलम आपके 5 हैं और रोज आपकी कितनी, 11 है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप, 5 × 11, तो कितना बन जाता है, 55। इसका मतलब है जो आपकी ये वाली रेंज होगी, टोटल ये वाली रेंज होगी, इसमें कितने आपके पास सेल होंगे सर, हमारे 55 सेल होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो कल को आपके एग्जाम में कुछ भी ऐसा पूछा गया हो ना, तो आपने देखना है कि कॉलम कहाँ से कहाँ तक पूछे गए हैं और रो कहाँ से कहाँ तक पूछे गए हैं। फिर आपने उनको काउंट करना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके कितने बन जाएंगे, टोटल आपकी सेल्स वो बन जाएंगे। तो इसको भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, तो इनको आपने समझना है, रटना कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 55 का राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखो अगर बात कर लेते हैं, हम्म, देखो बाकी सारे एब्सोल्यूट हैं, पर जो ये, अच्छा एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पूछे, तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर बन जाएगा। डॉलर जो साइन होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को बताने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था व्हाट विल द वैल्यू ऑफ सेल कंटेन, मतलब इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाया है, तो इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा, कि 5 को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो 900% के साथ। ओके, तो इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा उसके बारे में यहाँ पे पूछा था। तो देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, 5 × 900%, तो 900% को आप उसमें कन्वर्ट कर लो ना, किसमें, क्योंकि हमें पता है जब भी परसेंट होता है तो परसेंट का मतलब कितना होता है, इज इक्वल टू 1/100 होता है जब भी परसेंट लिखते हैं। तो इसको जैसे आप लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/100 बन जाएगा। तो 0 से डबल 0 कट हो जाएंगी और 5 9 का कितना बन जाएगा, 45 आपका बन जाएगा। इसका मतलब बी आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, समझ आएगा, ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी है, बस थोड़े बहुत मैथ्स की कैलकुलेशन है हमारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था व्हाट विल द एड्रेस ऑफ द सेल रेंज A3 टू Z5। देखो A3 से Z5 जो आपकी रेंज होगी MS एक्सेल में, उसका एड्रेस क्या होगा, कौन सा यहाँ पे करेक्ट एड्रेस बन जाएगा। तो देखो रेंज की बात करिए, तो रेंज के लिए मैंने क्या बोला था, आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं सर, हम कॉलन सिंबल का यूज़ करते हैं। तो बाकी सारे देखो ऐसे ही गलत हो गए, तो कौन सा बन जाएगा आपका, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है, जैसे यहाँ पे अमन दे रखा है, असिस्टेंट मैनेजर है, सैलरी उसकी इतनी है। सुरेंद्र दे रखा है, प्रोग्रामर, उसकी इतनी सैलरी है। देव दे रखा है, उसकी इतनी है। तो यहाँ पे लिखा था कि आपको क्या करना है, काउंटर फंक्शन यूज़ करना है A1 से D5 तक। ठीक है, A1 से आपको कहाँ करना है, D5 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ के ऊपर क्या यूज़ करना है, काउंटर फंक्शन यूज़ करना है। तो काउंटर फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके देगा, हाँ 1 2 3 4 5 6 ठीक है, A1 से लेकर कहाँ तक बोला है, D5 तक। A1 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और D5 आपका यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो आपको कितनी चीज़ है वो वैल्यू आपको काउंट करके देगा। तो काउंटर फंक्शन काम क्या करता है, ये काउंट करता है सारे के सारे नॉन एम्प्टी सेल। ठीक है, तो जितने आपके नॉन एम्प्टी सेल्स हैं उनको क्या करता है, ये काउंट करने का काम करता है। तो कितने बन जाएगा यहाँ पे आपके पास, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसने क्या किया, सारे के सारे जितने भी नॉन एम्प्टी सेल थे ना, उनको उसने काउंट कर लिया। तो कितना बन गया आपका यहाँ पे? ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन गया। ठीक है? समझ आ गया ना काउंटर क्या करता है? बेसिकली ये पूरी की पूरी इसने रेंज दे रखी थी। इस रेंज के अंदर आपको देखना था कि ऐसी सेल है जहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा लिखा होना चाहिए। तो कितने सेल है जहाँ पे डाटा लिखा था? सर हमारे पास 12 वो सेल थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमएस एक्सेल फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल? तो नॉन एम्प्टी सेल काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? बेसिकली काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस घुमा के पूछा हुआ, एक प्रैक्टिकली पूछा हुआ और एक थियोरेटिकली पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्कशीट इन प्रेजेंट इन एक्सेल वर्कबुक? तो देखो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है हमारे पास? 3 होती है। पर ये मैंने आपको बताया था कि जब आपको एग्जामिनर एक्सेल 2019 की बात करेगा या फिर 365 की बात करेगा, तब कितनी होती है? उसमें 1 होती है बाय डिफॉल्ट। ये मैंने आपको समझाया था, तो इसको भी आपने समझना है। ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट एम एस एक्सेल? तो एम एस एक्सेल में जो डिफॉल्ट सेल अलाइनमेंट होती है उसमें क्या होता है? देखो ये चीज़ बताई थी कि जब आप एक तरीके से एक्सेल पढ़ते हो तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो आपका टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट होता है, जो नंबर होता है वो राइट होता है ना? बताया था ना आपको मैंने। जो आपका टेक्स्ट होता है वो क्या होता है? लेफ्ट होता है। वो आपको यहाँ पे लिखा होता है, ABC यहाँ पे होगा, और अगर नंबर होगा तो 1 2 3 यहाँ पे होगा, राइट पे होगा। तो वही देखना आपको कि उम, ये बोथ तो नहीं होगा मेरे हिसाब से ना, बोथ वाले तो वैसे कैंसिल हो जाते हैं। फिर टेक्स्ट इज़, ये भी गलत है। टेक्स्ट क्या होता है? लेफ्ट लाइन होता है, नंबर हमारा राइट लाइन होता है। तो डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर ऐसे रखा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑफ द फॉर्मूला वर्क डेज 1/1/2022 और 22 दे रखा है इन एक्सेल, एज्यूम संडे इज ऑन 1/1/2022। ठीक है? तो इसको आप कैसे करेंगे? बेसिकली ये क्या करता है, आपके वर्क डेज निकालने का काम करता है। जो आपके वीकेंड होते हैं ना, उसको वहाँ से निकाल देता है बाहर। ठीक है? तो उसमें हाँ, व्हाट इज द रिटर्न ऑफ वर्क डे। ठीक है? इसको आप इवेल्युएट करेंगे जैसे आप ना, और 1/1/2022 को आपका क्या है? संडे है। ठीक है? तो अगर ये संडे है तो इसका मतलब आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी 2 तारीख से। ठीक है? 2 तारीख से वो निकालेगा, वर्किंग डेज़ कितने आपको निकालने हैं? 22 निकालने हैं। ठीक है? इसमें आपको क्या करना है? 22 एक्चुअल वर्क डेज़ बताने हैं कि 22 आपके वर्क डेज़ कब तक होंगे। तो जो आपका 22वाँ दिन होगा वो आपका कब होगा? तो आपका निकलेगा 1, 2, क्योंकि इसमें आप एग्ज़ीक्यूट कर देंगे, 4 निकाल देंगे बाहर, 12 संडे आपका, मंडे तक चलेगा 6, फिर 4 आएगा यहाँ पे, 10, 19, 24 माइनस 6, 8, तो ये मेरे बहुत अच्छे मारा था। 29, 31, 31 में आएगा 21, और 1 फरवरी को आएगा आपका 22। ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा, कि एक्चुअल में क्या करता है ना, वर्क डे निकालता है कि आपके जो 22 वर्किंग डे है वो लास्ट कौन सी दिन में आएगा। तो आपका 22वां वर्किंग डे आएगा वो आपका 1 फरवरी को आएगा। ओके? जैसे आप नॉर्मली ना इसको वैसे कर लेना कि जैसे आप 1 तारीख को अगर संडे आपका, फिर वैसे आप, क्योंकि इसमें ना आपको सैटरडे संडे ऑफ रखना होता है। ये जो आपको वर्क डेज़ होते हैं ना, उसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो उसके हिसाब से आपको टोटल 22 दिन निकालने होते हैं। जो आपका 22वां दिन आएगा तो वो कौन-सा आएगा आपका? 1 फरवरी आएगा। इसका मतलब आपका डी राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है? इसको आपको नहीं लगेगा पता तो वैसे देख लेना, जब नॉर्मल आप कैलेंडर में देखते हो ना, तो कैलेंडर में सैटरडे संडे को कट कर देना, और क्योंकि 1 तारीख को संडे था, उसको भी आपने कट कर देना, और बाकी जितने भी सैटरडे संडे आएँगे उनको आप कट कर देना और उसको काउंट कर लेना। ठीक है? 2 3 4 5 6 ऐसे करके देखते रहना, जहाँ पे कितने टोटल, जहाँ पे लास्ट में 22 आ रहा है, तो 22 डे आपका कब आएगा? 1 फरवरी 2022 तक वो आएगा। ओके? तो ऐसे करके वो सारी चीज़ें निकालते हो आप, तो इसका क्या बन जाएगा? डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, रोटेटिंग ऑफ डाटा फ्रॉम रोज टू कॉलम। देखो रोज है तो मतलब आपको क्या करना है, आपने डाटा ऐसे कॉलम में लिखा है, तो कॉलम में डाटा लिखा है, इसको आपको किस में करना है? ऐसे करना है, रो में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके? इसको क्या करते हैं? ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आपका होमवर्क रहेगा कि जो आपके ट्रांसपोज होते हैं उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो? शॉर्टकट कमांड टू ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ये एग्जाम में पूछी गई थी एक बार, तो इसको आप होम मतलब आपका होमवर्क है, आप मुझे नीचे कमेंट करिए, इसके बारे में बताएंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ट टाइप सपोर्ट? देखो कौन सा चार्ट होता है जो एक्सेल के अंदर नहीं सपोर्ट करता है? तो देखो यहाँ पे एरिया चार्ट भी होता है, स्कैटर प्लॉट भी होता है, लाइन चार्ट भी होता है, पर वॉल्यूम चार्ट कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा।
फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन एमएस एक्सेल लेट्स यू रिकॉर्ड द सीक्वेंस। देखो जब आप रिकॉर्ड की बात करते हैं ना, रिकॉर्ड ऑफ सीक्वेंस, की स्ट्रोक एंड प्ले देम अगेन वैल्यू रिक्वायर्ड, बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है, ये हम पे मैक्रो की बात कर रहा है। और मैक्रो होती क्या है, बेसिकली मैक्रो एक प्रोग्राम ही होता है, या फिर ऐसे बोलो कि मैक्रो रिकॉर्ड करता है सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शंस दैट कैन एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली लेटर। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपने एक अपना प्रोग्राम, मतलब एक तरीके से अपने कुछ अपने स्टेप्स थे उसको रिकॉर्ड कर लिया, ताकि आपको बार बार वो चीज़ लिखनी ना पड़े। आप सिंपली मैक्रो को यूज़ करते रहोगे बार बार, ताकि आपका जो काम है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इज नोन एज लूप बैक। तो लूप बैक के लिए क्या होता है, 127.0.0.1। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, ये काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू मैपिंग IP4 एड्रेसेस टू द मीट। देखो जो आपका आईपी एड्रेस है उसको मैक एड्रेस के साथ कौन मैप करता है, सर हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल उसको मैप करता है, ARP इसको मैप करता है। और ये ARP, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है कि आईपी से जो आपका मैक है वो एक तरीके से बाइंड होता है, तो कौन सी लेयर के थ्रू होता है वो, सर जो हमारी नेटवर्क लेयर होती है उसके थ्रू क्या होता है, उसको आगे प्रोसीड किया जाता है। और डाटा लिंक लेयर क्या करता है, उसको मैप करने का काम कर देता है। और डाटा ARP कहाँ काम करता है आपके पास, डाटा लिंक लेयर के ऊपर वो काम करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझाई थी पहले ही। तो वही है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही है। देखो जो चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं तो आपको ईजिली समझ आ रही होंगी कि सर ये चीज़ आपने करवाई है, और वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस। तो कौन सा यहाँ पे वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 260 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, कोई भी ऐसा नंबर तो 255 से आगे जा रहा है तो वो एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। इसका मतलब है सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड मेक यूज ऑफ ICMP मैसेज टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क। तो इसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। मैंने अभी आप ऊपर समझाया ना कि अगर आपको अपना नेटवर्क टेस्ट करना है तो उसके लिए आप किस कमांड का यूज़ करते हैं, पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको आपने याद करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो IBM के द्वारा बनाई गई थी वो कौन थी, आपकी रेड हैट। ओके, और सबसे ज़्यादा जो हैकिंग के लिए यूज़ की जाती है वो काली लिनक्स यूज़ की जाती है। ये आपने नोट कर लेना कि काली लिनक्स यूज़ की जाती है जब आप हैकिंग की बात करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इज़ द ऑन डिमांड डिलीवरी IT रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू गोइंग। तो इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जितनी आपकी डिमांड है उसकी बिहाफ पे आप पेमेंट करो, तो इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वायरस रिलीज 1986 में वायरस रिलीज हुआ था जो फर्स्ट IBM PC कंपैटिबल वायरस था। तो ये कौन सा था आपके पास बेटा, ब्रेन था, इसका नाम था ब्रेन। ब्रेन वायरस था IBM PCs के लिए, सबसे पहले वायरस था 1986 में ये आया था। और ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ था वायरस उस टाइम पे। और इनको दो भाई थे, मतलब ये पाकिस्तानियों के द्वारा लिखा गया था ये, याद रखना है आपने। ठीक है, पाकिस्तान के जो दो भाई थे, दो ब्रदर थे, उन्होंने इस कोड को बनाया था, ब्रेन कोड को। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, विच इज़ द मालवेयर दैट लुक्स लाइक अ जेन्युइन एप्लीकेशन टू द यूजर। तो वो कौन होता है आपके पास, ट्रोजन हॉर्स होता है। ठीक है, मैंने को समझा था ना, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, आपको बोलता है कि मैं आपका ही हूँ, आपके लिए काम करता हूँ, आपको कोई डिफेक्ट नहीं करूँगा, पर इनडायरेक्टली वो क्या करता है, जैसे आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके सिस्टम में गड़बड़ी करने स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। इसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, फिर हमारे पास द विच इज द प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्राउजिंग सेशन स्टोर्ड इन अ क्लाइंट कंप्यूटर कंप्यूटर बाय द वेब सर्वर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कुकी बोलते हैं। समझाया था मैंने आपको, कुकी क्या होती है, एक शॉर्ट टेक्स्ट फाइल होती है जो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का काम करती है आपके सिस्टम के अंदर ही। फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कौन है, टिम बर्नर्स ली। ये भी समझाया था 1991 में, है ना। बाकी नॉर्मली बात करें तो 1989 में ये काम कर रहे थे वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, कौन सी संस्था के साथ, सर्न के साथ। ठीक है, इसके साथ वो काम कर रहे थे। फिर नेक्स्ट देखा था कि कौन सा पॉपुलर कंप्रेस करने की यूटिलिटी कौन सी थी हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे विनजिप है, क्योंकि इसको आप डेली यूज़ करते हैं, जो मैक्सिमम उनको पता है विनजिप हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इज़ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट स्विचेस वन ऑफ द सेवरल इनपुट लाइन थ्रू द सिंगल कॉमन आउटपुट है। इसको बोलते हैं मक्स या फिर मल्टीप्लेक्सर, या तो इसको शॉर्ट में मक्स लिख लो, या फिर इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। तो ये भी क्या होता है, बेसिकली जो सेवरल इनपुट सिग्नल होते हैं उसको एक आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये भी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे इसको।
एक तरीके से इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का टॉपिक आता है एक, वहाँ पे आप ये चीज़ समझेंगे, ठीक है? होता क्या है बेसिकली आपके पास एक ऐसा डिवाइस होता है, जहाँ पे बड़े सारे सिग्नल आते हैं, पर लास्ट में क्या होती है इसकी आउटपुट एक ही निकलती है, ठीक है? और इसको केवल ऐसे भी लिखा होता है n/1, n/1। तो n/, क्या होती है मतलब मल्टीपल आपके पास इनपुट्स आती हैं, पर उसकी जो आउटपुट होती है वो हमेशा एक ही निकलती है, ओके? तो मक्स क्या होता है n/1 होता है, और डीमक्स इसका उल्टा होता है 1/n होता है ना? तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसको नोट करके आपने लिख लेना है। फिर नेक्स्ट दे रखा था, कौन सा ऐसा एचटीएमएल टैग होता है जो यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए? तो एचआर टैग का यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि हाउ कितनी हेडिंग लाइन होती है इसमें? तो 6 होती है H1 से लेकर, सबसे बड़ी H1 होती है और सबसे जो छोटी होती है वो H6 होती है। ओके, तो ये भी आपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट दे रखा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल? देखिए आपको एक सेल बनाना है किसी टेबल के अंदर, तो इसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हो? टीडी टैग यूज़ करते हो, ठीक है? टेबल डाटा टैग इसको बोलते हैं। तो ये आप यूज़ करते हो किसी भी टीआर टैग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इमेज? तो इमेज के कौन सा एट्रीब्यूट होता है जहाँ पे आप यूआरएल देते हो किसी फोटो का? तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एसआरसी टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। एचरेफ आप कहाँ देते हैं? जो आपका लिंक का टैग होता है ना, ए टैग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंकर टैग बोलते हैं। तो एंकर टैग में हम यूज़ करते हैं एचरेफ एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट दे रखा था, हाउ मेनी इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट? कितनी आप इनलाइन मतलब जो आपकी इनलाइन सीएसएस होती है ना एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, तो आप उसको किसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसके यहाँ पूछा तो देखो, बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है? अब क्या करते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर क्या करते हो? इनलाइन सीएसएस का यूज़ करते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, व्हाट इज़ द करेक्ट सीएसएस रूल? तो सीएसएस में क्या आता है? सबसे पहले जो आपका सिलेक्टर आता है या फिर जो नेम ऑफ द एंड टैग, उसके बाद क्या आता है उसकी प्रॉपर्टी के बाद क्या आती है? वैल्यू आती है। तो इसका मतलब क्या बन जाए आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि H1 क्या है? H1 आपका टैग आ गया, उसमें बैकग्राउंड कलर क्या आपका टैग का जो बैकग्राउंड कलर है, उसको आपको क्या रखना है? तो उसको आपको रेड रखना है। तो ये इसके हिसाब से आपका फर्स्ट राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक? तो हाइपरलिंक के लिए हम ए टैग का यूज़ करते हैं, जहाँ ऊपर आपको बताया ना, ए टैग का आप यूज़ करते हैं। और अगर आपको टैग इसके एट्रीब्यूट पूछा होगा तो एट्रीब्यूट एचरेफ का आप यूज़ करते हैं। फिर बस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एनालॉग कंप्यूटर, तो आपका एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, तो आपके एनालॉग कंप्यूटर क्या काम करते हैं? तो इनपुट इज़ द फर्स्ट कन्वर्ट। देखो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट कभी कन्वर्ट नहीं होता है डिजिटल में, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और फिर हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, इनपुट इज़ नेवर कन, देखो यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनपुट कभी भी ना डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होती है ना? एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग डाटा के ऊपर ही काम करते हैं। आउटपुट इज़ नेवर डिस्प्लेड इन अ डिजिटल फॉर्म, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इनकरेक्ट है। ये वाली भी, ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पे बेसिकली इनकरेक्ट हो जाएगी, इसमें मतलब सिर्फ हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 122 क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा था, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लॉजिकल यूनिट? तो आपके पास लॉजिकल यूनिट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डाटा को कंपेयर करता है, कि लॉजिक का मतलब ये होता है कि आप किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 15 इज़ ग्रेटर देन 20, तो ये क्या है सर? ये फॉल्स है। अब ये क्या हो रहा है? ऑब्वियसली कोई लॉजिक कंपेयर हो रहा है ना? तो कंपेयर क्या करता है? डाटा को ही कंपेयर करता है। कौन हमारा लॉजिकल यूनिट? फिर हमारे पास जैसे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसको बोलते हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सर हमारे बैंक के जो चेक होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट दे रखा था, विच प्रिंटर इज़ यूज्ड लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर? तो ये कौन यूज़ करता है? बेसिकली सर जो हमारे लेज़र प्रिंटर होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा था, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? तो नॉन वोलेटाइल कौन सी है यहाँ पे? सर हमारी रोम। फिर नेक्स्ट दे रखा था, सेकेंडरी स्टोरेज डज़ नॉट, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसमें क्या नहीं होता है? बेसिकली इसको कांस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट दे रखा था कि आप एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? डेसिमल नंबर में, तो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको ऊपर का समझाया था ना, स्टार्टिंग का सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तो बस वैसे ही है। क्या होगा यहाँ पे? 1 2 8 4 16 32 और 128, आप जहाँ जहाँ पे वन है उस वैल्यू को आप क्या करोगे? प्लस करोगे, तो प्लस करके आपकी जो है डेसिमल नंबर यहाँ पे वो आ जाएगा। तो वैसे कितना आ जाएगा यहाँ पे? जैसे यहाँ पे 2 था,
यहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 है, जिसके नीचे 1 है, और उसके बाद 120 नहीं सॉरी यहाँ पे कितना है 1 2 अच्छा यहाँ पे रुको 1 सेकंड उसको कर ही देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 1 2 4 8 16 32 और यहाँ पे 64। तो इसका मतलब है 64 लूँगा मैं एक। इसके अलावा 1 कहाँ पे है मेरा 8 के नीचे है, प्लस 8 प्लस हमारे पास कितना है 2 के नीचे है, तो प्लस 2, तो 8 2 10, तो कितना बन जाएगा 74 यहाँ पे बन जाएगा। इसमें मतलब सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो ऐसे करके क्या करते हैं आप इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट रखा था विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट टुगेदर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा काम करता है जो कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग को, मतलब सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। विच इज़ क्लासिफाइड एज अ लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज है। ओके, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर इट इज़ टिपिकली एडेड टू। जब भी आप अपना नया प्रोग्राम ऐड करते हैं कंप्यूटर में, तो ये कहाँ चला जाता है, बेसिकली आपकी जो ऑल प्रोग्राम सेक्शन होता है वहाँ पे ही चला जाता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट दे रखा था विच टर्म इज़ यूज्ड इन एमएस वर्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग। जब आप करेक्ट करते हो किसी चीज़ को, उसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको एडिट कर रहे हो। और एडिट करने के लिए आप कौन सी की का यूज़ करते हैं सर, हम एक्सेल में F2 की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट एमएस एक्सेल। जो सेल में जो कंटेंट होते हैं और वो किस टाइप की जो कंटेंट अलाइनमेंट इन एमएस एक्सेल वो कैसे होते हैं, तो सर वो हमारे अगर बात कर लेते हैं टेक्स्ट हमारे लेफ्ट में होते हैं और नंबर हमारे राइट में होते हैं, तो सी आपका यहाँ पे रेड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था अ फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल स्लाइड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन इन एमएस वर्ड पावर पॉइंट इज नोन है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं सर, उसको हम टेम्पलेट बोल देते हैं। जो पहले कोई चीज़ बनी होती है इसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। इन डीबीएमएस विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज डिस्क्राइब हाउ डाटा इज स्टोर्ड। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, फिजिकल लेवल बोल देते हैं। जब डाटाबेस में पढ़ते हैं ना, वहाँ वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, 3 लेयर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, 3 लेयर में पढ़ते हैं डाटाबेस को। एक आता है हमारे पास एंड यूज़र का, ठीक है, एक आता है हमारे पास एंड यूज़र का, फिर एक आता है हमारे पास जो प्रोग्रामर वगैरह होते हैं उनका व्यू आता है, और लास्ट में हमारे पास क्या होता है बेसिकली, जहाँ पे हम एक्चुअल में डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल लेयर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी थी फिजिकल लेयर में क्या होता है कि एक्चुअल डाटा कैसे स्टोर होता है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, जो आपके प्रोग्रामर होते हैं ये कौन से लेयर पे होते हैं, ये कंसेप्चुअल लेयर पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम मे बी द बेस्ट सूटेड टू। तो ये कहाँ पे सूट किया जाता है, बेसिकली जहाँ पे फुल डुप्लेक्स लाइन्स होती है ना, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंटिटीज पोस्टेड ऑन अ वेब इज नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ब्लॉग्स, है ना। ये मैंने बताया था ना, जब आप क्या करते हो अपना एक वेब पेज बना के वहाँ पे अपना डाटा लिखते हो या एंटर करते हो, उसको बोलते हैं ब्लॉग्स। वॉर्म नॉर्मली देखो वॉर्म क्या होते हैं, वॉर्म अफेक्ट करते हैं मशीन थ्रू, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, मेरे कंप्यूटर से मेरे दोस्त के सिस्टम पे चले जाते हैं और वहाँ पे भी अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। फिर मेरे दोस्त के सिस्टम से उसके दोस्त के सिस्टम पे चले जाते हैं, ऐसे करके वो क्या करते हैं, अपने आप को मूव करते हैं। नैंड, तो जो आपका नैंड होता है ये किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो जो आपका नैंड होता है बेसिकली क्या होता है, नोट का काम भी करता है, और का काम भी करता है, एंड का काम भी करता है। क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, एक नैंड होता है, दूसरा हमारे पास नोर होता है, तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल हमारे पास क्या होते हैं, गेट होते हैं, जो नोट का भी काम कर सकते हैं, और का भी काम कर सकते हैं, और एंड का भी काम कर सकते हैं। ये भी किसका आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है ये भी। नेक्स्ट है द कंपाइलर कन्वर्ट योर सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन टू। देखो कंपाइलर क्या करता है, किसी भी सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है उसके ऑब्जेक्ट कोड में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। एम एस स्टोर सपोर्ट द फाइल। देखो एम एस स्टोर कितना सपोर्ट करता है, बताया था मैंने कि सर वो 8 कैरेक्टर लेंथ को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपके सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। ठीक है, 140 क्वेश्चन थे कंप्यूटर में पूछे गए थे, बाकी तो सारे आपकी, हाँ बाकी जीके वाले क्वेश्चन है। तो चलो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कर लिया खत्म। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है आपके मन में, कुछ कह रही थी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।